बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। और साइम, वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप की। तो क्वार्टर फाइनल की जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गई, लेकिन जब से रोनाल्डो और उनकी टीम जो है वो आउट हुए इवेंट से, तो हम सोशल मीडिया पे एक भरमार देख रहे हैं। जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, रोनाल्डो 41 साल रोनाल्डो बड़े भारी बोझल दिल के साथ जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने फिर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने अपनी जान लगा दी थी और कभी जीत होती है कभी शिकस्त होती है। अब सोचे, इतना बड़ा खिलाड़ी जो मैदान में आंसुओं से रो रहा था, वो ये कह के जा रहा है कि खेल तो खेल है, कभी इसमें जीत होती है कभी इसमें शिकस्त। बिल्कुल जी, ये है ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और फिर देखिए कि इतने टूर्नामेंट, इतने दहाइयाँ, इतना टाइम उन्होंने, इतना अरसा दिया खेल को। अच्छा, जैसे कि भी आपने बताया सदफ के क्वार्टर फाइनल का जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गया है। कल प्री क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच था जो कि इट वाज बिटवीन अर्जेंटीना एंड मिस्र। वो बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था जनाब। अर्जेंटीना ने जीत लिया सरप्राइजिंगली इनफ, क्योंकि पहले हाफ तक जो था वो मिस्र बर्तरी लिए हुए था और उसके बाद फिर मेसी ने जादू करके दिखाया और पलट झपट कर बाहर किया अर्जेंटीना ने। कप्तान लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप के मुसलसल 9वें मैच में गोल किया और फातह टीम के खिलाड़ियों ने मेसी को हवा में उछाल कर फतह का जश्न भी मनाया। तो हम आपको कुछ हाईलाइट्स दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ देखिए। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी रोज़। अर्जेंटीना ने नामुमकिन को फिर मुमकिन कर दिखाया। वर्ल्ड चैंपियन टीम ने मिस्र के खिलाफ 2 गोल के खसारे में जाने के बावजूद 14 मिनट में 3 गोल करके मैच अपने नाम किया। मिस्र को पहले हाफ में 2 गोल की बढ़तरी थी। मिस्र के जो गोलकीपर हैं उन्होंने मेसी की एक पेनल्टी किक भी रोकी और अर्जेंटीना ने फिर पलट झपट कर ऐसे वार किए और मिस्र को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। और कप्तान लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप के मुसलसल 9वें मैच में गोल किया। फातह टीम के खिलाड़ियों ने मेसी को फिर हवा में उछाला, आप ये देखें, और फतह का फिर ये जश्न मनाया जा रहा है। सो ये बड़े यादगार लम्हात होते हैं जीत के, और जिस तरीके से टीम स्पिरिट हमें यहाँ नज़र आ रही है। फिर मेसी के तो बहुत सारे दुनिया भर में फैंस हैं और मेसी जो है ज़ाहिर है उन्होंने, कहते हैं ना, अपना एक जो पूरा रिकॉर्ड है उसको बरकरार भी रखा है और ये जीत का जश्न इस तरीके से। ये मेसी, नेमार और रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है। रोनाल्डो के जो फैंस हैं वो इसलिए भी ज़्यादा थोड़े दिल शिकस्ता हो गए, आप दीदा इमोशनल हो गए, क्योंकि रोनाल्डो मैच ना जीत सके अपना लास्ट। उन्होंने कोई वर्ल्ड कप टाइटल नहीं जीता। तो और बाकी चैंपियनशिप्स होती रही, बड़े बड़े इवेंट्स होते रहे, बट वर्ल्ड कप जो फीफा का होता है ना, रिकॉर्ड्स इन दिस वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली अब इतना जितना उन्होंने खेला है वो मोहताज नहीं रहे हैं अब वो किसी आला कामयाबी के, और वो कोई ज़बरदस्त को मार के दिखाया। उन्होंने बहुत मार के मारे हैं ज़िंदगी में, रोनाल्डो की मैं बात कर रहा हूँ। बट जिस तरह से बच्चों से लेकर बड़े तक, मतलब क्या जेन अल्फाज, क्या जेनजीज, क्या मिलेनियल, सब ही कल आप दीदा थे। और जिस तरह की स्टोरीज लग रही थी और जो कंटेंट सोशल मीडिया पर आ रहा था वो देख के हंसी भी आ रही थी और ये हैरानगी भी हो रही थी कि इतना लगाव है प्लेयर्स के साथ। जाहिर सी बात है, जो आपने एक अरसे तक व्हाइल ग्रोइंग अप देखा हो खिलाड़ियों को, वो जो उस वक्त मूवमेंट होता है, जो क्राउड की आपको सपोर्ट होती है, जो फैंस है, अगर आप सिर्फ रोनाल्डो का इंस्टाग्राम ही जाकर चेक कर लेना, इनके मिलियंस में फॉलोवर्स आपको मिलेंगे। उससे ज्यादा तो ग्राउंड में हम देखते हैं इनको सपोर्ट मिल रही होती है। Ronaldo is the most followed sportsman on Instagram. सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉलोइंग है रोनाल्डो की इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, एंड ही इज द मोस्ट लव्ड एज वेल, ही इज द मोस्ट वॉच्ड एज वेल। अब ये मेसी फैंस में नाराज ना हो जाएं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली रोनाल्डो एंड मेसी, वी ऑल नो एंड वी ऑल वॉच देम व्हाइल ग्रोइंग अप। लेकिन यहाँ पर अफसुर्दा जो हुए रोनाल्डो, वो जो मनाजिर थे उसको देख के उनके फैंस और अफसुर्दा हो गए। ये देखें अब जिस तरह से आप दीदा हुए थे ना कल अपने मैच के बाद, वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे, कहते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया रोनाल्डो में, जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कभी जीत होती है कभी जो है शिकस्त होती है। अच्छा, नेमार को भी हमने देखा, नेमार की टीम भी जब हारी और इवेंट से बाहर हुई तो फिर नेमार ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा आबदीदा और हमें इस तरह के जज्बात का इजहार करते हुए नजर आए। तो इस वर्ल्ड कप में जो एक बड़ा सरप्राइज हमें नजर आया कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़ी बड़ी टीमें थी, वो सोचे क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गई। तो आप क्या कहें, और बड़े छोटी टीमों ने बड़ा सरप्राइज दिया है।
सरप्राइजिंगली वैसे ही बड़ा सरप्राइज किया है ब्राजील के बाहर जाने के बाद। आपको पता है कि हमारे मिनी ब्राजील लियारी के अंदर तो 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया हुआ लियारी वालों ने, बट ये है कि अर्जेंटीना ने कल संभाल लिया मैच और पलट कर वार कर दिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। दूसरा मैच है कोलंबिया स्विट्जरलैंड के दरमियान खेला गया और इसमें हमने देखा 90 मिनट में कोई टीम गोल ना कर सकी, एक्स्ट्रा टाइम भी बगैर गोल के रहा, मैच बराबर रहा, फिर पेनल्टीज पर फैसला हुआ और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। क्या बात है जी। हम शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब साहब। बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भाई अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में जिस तरह से गेम खेला, भी क्या मैं कहूँगा गेम पलट के रख दी, चाहे वो बॉल पर कंट्रोल हो, चाहे वो स्ट्रेटजी चेंज करना हो, बड़े हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एंटिसिपेटेड नहीं था, हमें लगा था कि मिस्र वुड विन। कैसे एनालाइज करेंगे अर्जेंटीना वर्सेस मिस्र को? जी अली, चलिए जी, अली से मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाननी है, टेक्निकल जानना चाहता हूँ उनसे, जानेंगे उनसे। लेकिन भाई मैं आपको बता ये रहा हूँ कि कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग टू वॉच था, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में सनसनी खेज, और वो इसलिए था क्योंकि पहले हाफ तक इजिप्ट वाज विनिंग एंड वी ऑल वर एंटिसिपेटिंग कि इजिप्ट ही जीतेगा, बट व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें पूरी की पूरी गेम की टेंजेंट ही बदल गए और एकदम से हमने देखा कि बस देखते ही देखते अर्जेंटीना। अच्छा, कल हम आपको बता रहे थे कि मिनी ब्राज़ील जिसे कहा जाता है लियारी, जब वहाँ पर रोनाल्डो की टीम आउट हुई तो वहाँ पे कितने लोग दिल बर्दाश्ता हुए, क्या मनाज़िर थे। लेकिन अर्जेंटीना के भी वहाँ पर बड़े फ़ैन हैं, तो उनकी टीम के जीतने के बाद वहाँ बड़ा जश्न भी मनाया गया है कल। क्या बात है। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले कल के मैच से शुरू कर लूँगा, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, कैसे एनालाइज करेंगे? जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही इनक्रेडिबल मैच हुआ है। ऑब्वियसली मतलब अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन तो है, लेकिन जिस तरह 11 मिनट रहते थे और जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया है, ऑब्वियसली काफी स्पेकुलेशन भी हो रही है कि कितने फेवर्स उनको मिल रहे हैं इजिप्ट के मैनेजर से लेके प्लेयर्स तक। पोस्ट मैच में उन्होंने काफी ज्यादा इल्जामात जो है दाग दिए हैं क्या कहते हैं अर्जेंटीना के ऊपर कि उनको कितनी फेवरेटिज्म दी जाती है, और ऑब्वियसली ऐसा होगा भी क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द मैच जिसमें मतलब है कि आप अपनी आईब्राउज रेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक सेकंड गोल डिसअलाउ किया गया था और एक फाउल जो कि दूसरी एंड ऑफ द पिच पे हुआ था उसको, और वो बहुत ही मतलब उसको फाउल क्या बोले, एक माइनर मतलब पैसेज ऑफ प्ले में ऐसा हो जाता है, लेकिन वो फौरन ही जो है वो दे दिया गया। तो काफी क्वेश्चन मार्क्स किए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय अर्जेंटीना। गोल तो उन्होंने सारे खुद ही स्कोर किए, 3 गोल खुद स्कोर किए। एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय मिस्र एज वेल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि अर्जेंटीना मिस्र का मैच वर्ल्ड कप का बेहतरीन मैच कहा जा सकता है, क्योंकि हम ये भी सुनने में आया कि मिस्र बावजूद शिकस्त के बड़ा वहाँ पर जश्न मनाया गया उनके मुल्क में। तो आपको लगता है कि अच्छा खेल रही थी मिस्र की टीम या ज्यादा डिफेंस पर जाना उनकी शिकस्त की वजह बनी? नहीं, अच्छा खेली उन्होंने। स्ट्रैटेजी ये करनी थी क्योंकि मैन टू मैन सुपीरियरिटी अर्जेंटीना की थी, तो उनका यही स्ट्रैटेजी थी कि हम पीछे बैठेंगे और प्रेशर को सोक करेंगे और उसके बाद काउंटर अटैक पे हिट करेंगे। तो आपने देखा कि उनके जितने गोल थे वो काउंटर अटैक पे ही थे और बहुत मिस्र की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही मेरे हिसाब से। जितना मेरा अपना तजिया, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजन उनके खिलाफ दिए गए थे जो सही नहीं थे। थोड़ा सा अर्जेंटीना की तरफ तो वो हुआ है फेवरेटिज्म, मेरा अपना ये तस्वीर है, बाकी सही और गलत क्या है, लेकिन ये कि मिस्र की तो बेहतरीन कारकर्दगी रही है। दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। और देखिए उनके पास खिलाड़ी भी बहुत अच्छे ना। इस्माइल इब्राहिम ने पिछले गेम में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल स्कोर किया था। मोहम्मद सलाह के अलावा उमर मामूश एक बेहतरीन स्ट्राइकर है जो मैनचेस्टर सिटी में खेलता है, टॉप क्लब है प्रीमियर लीग का। भैया आप उनकी गोल कीपिंग देखें, 4-5 जो कि गोल्स हमें लग रहा था कि बस हो गए हैं वो सेव कर लिए, तो जबरदस्त गोल कीपिंग भी थी इजिप्ट की। गोल कीपिंग अच्छी थी। मैं समझता हूँ कि 2 जो गोल जो फर्स्ट गोल अर्जेंटीना का, दूसरा गोल, उसमें दोनों गोल्स में इजिप्ट की गोलकीपर ने टच किया बॉल को। आई थिंक थोड़ा सा पावरफुल पंच होता तो ही कुड हैव सेव्ड इट, लेकिन बैड लक। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इजिप्ट को अपना सर फखर से बुलंद रखना चाहिए और द वे दे प्लेड, जिस तरह उन्होंने आलमी चैंपियन का मुकाबला ही नहीं किया, मतलब उनके पसीने जो है ना
وہ بالکل ہی جو ہے نکلوا دیے. اتنی مشکل سے تو ارجنٹینا جا کے جیتا ہے. تو ایجپٹ کو مطلب دے شوڈ بی پراؤڈ آف دمسیلف فار دی وے دے پلیڈ, اور بڑی عزت سے وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے ہیں, اور اس میں دیر از نو شیم ان لوزنگ ٹو دی ورلڈ چیمپئن آئی بلیو. اور علی ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کوارٹر فائنل کے لیے لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اس راؤنڈ میں کس ٹیم کی انٹری اور کون سی ٹیموں کا پری کوارٹر فائنل سے ہی باہر ہو جانا آپ کے نزدیک سب سے بڑا اپسیٹ ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برازیل کا اتنا ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ برازیل کی جو کارکردگی رہی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں, مطلب انہوں نے اپنے ساؤتھ امریکن کوالیفائر سے 5ویں نمبر پہ کوالیفائی کیا. جو کوچ ان کے پچھلے سال اپوائنٹ کیے گئے اٹالین کارلو انچیلوٹی بہت اچھے کوچ ہیں, تو انہوں نے آگے کچھ رسپیکٹیبلٹی برازیل کی ٹیم میں ڈالی ہے. ورنہ برازیل نے جو کارکردگی دکھائی یہ اس کی ایبلٹی تھی, اس نے ادھر ہی ستانا تھا. پرتگال سے مجھے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. پرتگال کے پاس جس لیول کے کھلاڑی ہیں اور جس قسم کی لیگز میں وہ کھیل رہے ہیں اور جو خطاب وہ ان لیگز میں جیت رہے ہیں, آئی تھنک یہ بات تھی کہ یہ رونالڈو کے اوپر ہی انہوں نے سارا رکھا تھا. اور دیکھیے رونالڈو از 41 ایئرز اولڈ, وہ بہترین کھلاڑی دنیا کے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فٹ بالنگ لینگویج میں کہ لیو فٹ بال بیفور فٹ بال لیوز یو. تو آئی تھنک تو فٹ بال رونالڈو کو کچھ سال پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی, لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے. بٹ آبویسلی عظیم کھلاڑی ہیں, لیکن آپ کی وہ کارکردگی وہ نہیں ہو سکتی. تو رونالڈو کو سارے میچز 90 منٹ کھلانا اور ان کو سبسٹیوٹ بھی نہیں کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پرتگال نے سفر کیا ہے, بہت زیادہ سفر کیا ہے. تو پرتگال کا نہ ہونا بھی ایک شوق تھا. باقی آئی تھنک سو اٹس ایکسپیکٹڈ. ناروے کی جو کارکردگی رہی ہے, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ راؤنڈ آف 16 میں تو آئیں گے, کوارٹر فائنل میں آگے, وچ از ایون بیٹر. انگلینڈ ایز ایکسپیکٹڈ, انگلینڈ کو تو سیمی فائنل تک تو ایٹ لیسٹ جانا چاہیے اگر فائنل نہیں. ویسے علی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ٹیم ایسی ہے جو ڈیزرو کرتی ہے فائنل کھیلنا؟ آئی تھنک سو جو ابھی نظر آ رہا ہے آن دا بیلنس آف پلے, اگر ارجنٹینا کو مطلب رہے, اگر کارڈ اوور ٹرن نہ ہو اور سب کچھ نہ ہو, تو آئی تھنک سو انگلینڈ اور فرانس کا فائنل ایک لاجیکل فائنل لگتا ہے. اور اگر اسپین اپنی تھوڑی سی کلینکل ایج دکھائے تو پھر یا تو فرانس اینڈ اسپین ہے یا انگلینڈ اور فرانس کا فائنل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور انگلینڈ کی کارکردگی اس دن آپ نے میکسیکو کے خلاف دیکھی, اسٹیکا میں 80,000 فینس جو بالکل ہاسٹائل فینس تھے, اور وہاں پہ جا کے جیتنا اگینسٹ دا فینس, اگینسٹ میکسیکو کی ٹیم جو 13 سال سے وہاں پہ ایک میچ نہیں ہاری, ورلڈ کپ کا میچ کبھی نہیں ہاری. 7,000 فٹ کی بلندی پہ ہے وہ اسٹیڈیم, الٹیٹیوڈ ایشوز تھے, ریڈ کارڈ ملا, گول ہوا, تو ایوری تھنگ واز اگینسٹ انگلینڈ. اور انگلینڈ کی کارکردگی مطلب نروز آف اسٹیل, بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. وہاں کے انگلینڈ کے فٹ بالنگ ایکسپرٹس تو اس کو دا گریٹسٹ ایور انگلش ورلڈ کپ پرفارمنس ان ریسنٹ ہسٹری کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ اور فرانس کا فائنل ایک لاجیکل فائنل لگتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں سمجھائیں ساری ڈیٹیلز. اور جناب موونگ فارورڈ, یہ تو ہم نے کھیل کی بات کر لی نا, ذرا سیاسی میدان کی طرف آ جاتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پہ کون سی فٹ بال چل رہی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی, اور کراچی میں بلدیاتی اختیارات اور مقامی حکومتوں کے نظام پر 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور MQM. ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اب MQM کی جانب سے ایک بار پھر 18ویں آئینی ترمیم کے اصل تصور اور اس کی روح کے مطابق نفاذ کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. اچھا, یہ نفاذ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ سامنے آ گیا ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر 2 بڑی جماعتیں ہیں اس وقت. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ان کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں سارے ایشو کو لے کر. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں بلکہ اس کے مکمل اور حقیقی نفاذ کے حامی ہیں, اور ان کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ اور ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم تک محدود نہیں ہونا چاہیے معاملات کو, بلکہ آئین کے تقاضوں کے مطابق اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے. نظام کی آپ بات کر لو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. 4 وزراء اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم کے پاس پورے پاکستان کا اختیار ہے, 5 لوگوں کے پاس ٹوٹل. ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم 18ویں ترمیم کو ادھورے نافذ ہونے کے خلاف. ہماری جمہوریت ہمارے ناک کے نیچے تک رہتی ہے بس. جمہوریت کی پہلی سیڑھی لوکل گورنمنٹ ہے. 10 سال الیکشن نہیں کراتے, آج بھی ملک میں جمہوریت, ملک میں لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, تو نہیں چلنا یہ نظام.
अच्छा जी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि 18वीं आईनी तरमीम वफाकी निज़ाम, सूबाई खुद मुख्तारी और सूबों के माली हुकूक की बुनियाद है, इसलिए इसमें ऐसी किसी भी तब्दीली की मुखालिफत की जाएगी जो सूबाई इख्तियारात, NFC अवार्ड या आइनी तवाज़ुन को मुतासर करे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुतअद्दिद मौक़े पर वाज़ेह ये किया कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में किसी किस्म की छेड़छाड़ वफाकी निज़ाम के लिए नुकसानदेह हो सकती है और सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो चलें सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MKM के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आपको और पीपल्स पार्टी को मिल के तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी कहती है 18वीं आइनी तरमीम को नहीं, उससे छेड़छाड़ होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबाई खुद मुख्तारी की पीपल्स पार्टी की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आपकी जमात ये चाहती है, दरीना मुतालबा है कि इख्तियारात निचली सतह तक जाएं, बल्दियाती नुमाइंदों तक पूरी तरह से जाएं, जो कि स्पिरिट भी है 18वीं आइनी तरमीम का। सो क्या आप दोनों की डेफिनेशन, आप दोनों एक पेज पर हैं इस मामले को लेकर या मुख्तलिफ आरा रखते हैं? नहीं, अगर एक पेज पे होते तो हम इतनी बात क्यों करते, और एक पेज पे होते तो फिर मुल्क का ये हशर क्यों होता। एक पेज पे होते तो अब पाकिस्तान के तमाम शहर, गांव, गोट जो है वो अपने इख्तियारात और वसाइल के लिए तरस क्यों रहे होते। कराची जो कि दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, सिर्फ आज से 15 साल पहले, आज दुनिया के वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में क्यों शामिल नहीं हो जाता। तमाम तज्ज़िये, तमाम जो तखमीने आ रहे हैं कि कितना पैसा कराची को अब तक मिल जाना चाहिए था, और सारा इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं था, वो पैसे हज़ारों 3,000 अरब रुपए कराची को मिलने चाहिए थे, अब तक वो नहीं मिले कराची को। कराची में पहले NFC अवार्ड में से पहले, 7वें NFC अवार्ड से पहले जो डिविजिबल जो 1 लाइन ट्रांसफ़र होता था ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स की मद में, जो GST का 1/6 था जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को जाता था, वो 7वें NFC अवार्ड में जो है वो NFC में शामिल कर दिया गया। वो तमाम सूबे पैसे लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट को देते नहीं हैं। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। सिर्फ अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान में एक आम इंसान के दरवाज़ों तक इख्तियारात और वसाइल और हुकूमत के गुड गवर्नेंस के समरात जो है वो नहीं पहुंच पा रहे, और दुनिया में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे और पाते हैं। दुनिया ने इस काम के, इस मसले के हल के लिए आज से सदियों पहले मुकामी हुकूमतों का निज़ाम उसको तश्कील दे दिया और उसको स्ट्रेंथन किया। आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं जहाँ पे जमहूरियतों की मिसाल दी जाती है, वहाँ पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो है वो बाख्तियार मेयर और बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट, बाख्तियार टाउन, बाख्तियार यूनियन काउंसिल के बगैर आप उस मुल्क का कोई निज़ाम चला सकते हैं। वहाँ की पुलिस, वहाँ की एयरपोर्ट, वहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर पीने का पानी का निज़ाम, सेवरेज का निज़ाम, गर्ज़ ये कि पार्कों का निज़ाम, स्कूलों का निज़ाम, हॉस्पिटल का निज़ाम, वो वहाँ की मुकामी हुकूमतों के अंडर में होता है। यहाँ पर आप NFC अवार्ड में पैसे लेते हैं, नीचे PFC अवार्ड नहीं देते। इस साल पाकिस्तान के बजट में 8,884 अरब रुपए सूबों को डिविजिबल पूल में गए। 8,884 अरब रुपए। 18,000 के बजट में 8,000 डायरेक्ट जो है वो डिविजिबल पूल में 4 सूबों को नहीं गए, 4 इंडिविजुअल्स को गए, 4 वुज़रा आला को दी। अब मेरे सूबे को 2,600 अरब रुपए मिला है। अब 2,600 अरब रुपए का मालिक एक इंसान है जिसको वज़ीर आला कहते हैं। अब वो किसी को 2 रुपए दे या 2,600 अरब रुपए पूरे उठाकर दे, कोई उसका कोई निज़ाम नीचे नहीं बना हुआ। तो हमने ये तरमीम जो पेश की है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जो कि पीपल्स पार्टी उसको रद्द करती है, PMLN ने उसको माना हुआ है और दूसरी जमातों ने माना हुआ है, कैबिनेट ने माना हुआ है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर आजम ने उसकी तस्दीक की हुई है, उसको एंडोर्स कर सबने माना हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब, मसला ये है कि जो विफाक है उसको आपकी भी ज़रूरत है, उसको पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है। आप चाहे कितनी उनके पास अर्जी लेके चले जाएं, जब तक पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी विफाक, आपको लगता है कि वो किसी भी तरमीम को कर सकेंगे? क्योंकि आप सबको मिलाकर ही तो वो किसी तरमीम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मसला जो है वो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम कोई शॉर्ट साइटेडनेस वाली बात नहीं कर रहे कि कोई अपनी गेन की बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, MKM ये अर्ज़ कर रही है, आज के इस निज़ाम में पाकिस्तान के आम आदमी तक
गुड गवर्नेंस हुकूमत के कामों के असरात नहीं पहुंच पा रहे। हमारे मुल्क में पैसों की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में फंड्स की कमी नहीं है। मैंने अर्ज़ किया आपको, मैं नहीं कह रहा, हमारी बुक्स कह रही हैं, हमारी बजट की बुक्स कह रही हैं 8,884 अरब रुपए आपने इस साल दे दिए हैं। 8,000 अरब रुपए, मेरे सूबे को 2,643 अरब रुपए मिले। ये कोई कम पैसे नहीं है, लेकिन ये चूंकि ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ये सारा पैसा नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा है। जो सूबाई मुख्तारी का जो नारा लगाकर 18वीं तरमीम की गई है, 18वीं तरमीम सूबाई मुख्तारी का मकसद वज़ीर आला हाउस को खुद मुख्तार करना नहीं था। तमाम शहरों को, तमाम सिंध के तमाम सूबों के डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम टाउन्स को, गलियों को खुद मुख्तार करेंगे तो सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी। तो आप जो कह, अब ये हमारा मसला नहीं रहा, मेरी पार्टी का या मेरी ज़ात का मसला नहीं है, अब ये मुल्क की बका का मसला है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका मुल्क, हमारा मुल्क अगर वो डिलीवर कर रहा है लोगों को, लोग मुतमईन हैं, लोगों तक इख्तियारात और वसाइल जा रहे हैं, तो फबिया हमारी बात ना माने। लेकिन अब बात हमारी डिमांड की नहीं रही, ये मुल्क, इसमें आम आदमी तक उसके इख्तियारात और वसाइल, उसके समरात नहीं पहुंच नहीं पाएंगे ना। आप अपना घर, इस निज़ाम के तहत आप अपने घर नहीं चला सकते। आपको ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी के बकौल, तो फिर आप सिस्टम से बाहर आ जाएं। अगर आपने अपनी बात मनवानी है तो फिर सिस्टम से बाहर आ जाएं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये हुकूमत तो चली आपकी वोटों से और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से रही है, तो दोनों को लेके चलना है, किसकी बात मानेगी हुकूमत? नहीं, मसला हुकूमत चलाने का नहीं है, मसला जो है वो लोगों को सर्व करने का है। हुकूमतें तो जो है वो बड़े बड़े जबर के साथ भी चली हैं ना। हुकूमत के दिन अगर पूरे करना है या लोगों को सर्व करना है, ये दो सवाल अलग अलग हैं। अगर हुकूमत चलाना है तो जो है करते रहिए, हुकूमत चल रही है, उसके बाद जो है वो आगे का तो अल्लाह ही जानते हैं। जो आपने पहले वाली बात की कि हम हुकूमत से बाहर, पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर हमें अपनी बात माननी है तो हम हुकूमत से बाहर आ जाएं। और आज हम हुकूमत में, सिस्टम में रहने की वजह से तो मैंने PMLN से ये साइन करवा लिया है। आज हुकूमत में रहने की वजह से ही तो मेरे पास पूरी कैबिनेट इसके इंडोर्स कर रही है। आज हुकूमत में रहने की वजह से ही तो जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर जो है हमारी आइनी तरमीम की जो है वो हिमायत कर रहा है। आज हमारे हुकूमत में रहने की वजह से ही तो पूरी पंजाब असेंबली, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग शामिल हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इसी बात के ऊपर तबसरा कर रहे थे। और क्रक्स में उनका ये बात गुफ्तगू के साथ समझाऊँ कि वो ये समझ कर आज जैसा जो बड़ा शहर है जिसमें बहुत से मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट है, पानी है, सीवरेज का निज़ाम है, मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन मसाइल का हल वो ये कहते हैं कि इख्तियारात की जो मुंतकली है वो लोकल गवर्नमेंट तक हो, गली गली जो है वो बाइख्तियार हो, तभी जाके मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि उनकी राय पंजाब लाहौर के हवाले से क्या है, क्योंकि वहाँ तो कोई ऐसा बल्दियाती निज़ाम है नहीं, वहाँ तो तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। इलेक्शंस नहीं हुए करसे, हाँ, लेकिन वहाँ की परफॉर्मेंस की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, तो ये फ़र्क मैं ज़रा जानना चाह रही थी। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं, क्यों ना याद करें, उन्होंने जितने फलाही काम किए हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस सेंस में आगे बढ़ाया कि अगर आप किसी की खिदमत का जज्बा रखते हैं तो उसके लिए अमली तौर पर कैसे आप सामने आ सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सादा से पुराने कपड़े और चेहरे पर मुस्कुराहट। यकीनन आप समझ गए होंगे, मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी की आज बरसी मनाई जा रही है। और ईदी साहब 1928 में भारत के गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके कराची पहुंचे थे और शहर कायद को फिर उन्होंने अपना मस्कन बनाया। ईदी साहब ने इस बात पे यकीन किया हमेशा कि कम्युनिटी को गिव बैक करना है, कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज भी हैं और वो उनकी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो ईदी एम्बुलेंस हो, चाहे वो ईदी झूला हो, ऑर्फनेजेस हों, ओल्ड एज होम्स हों, और हमेशा वो हमें एक आजिज़ी में नज़र आए, हमेशा वो हमें लोगों के लिए कलेक्ट करते हुए नज़र आए, लोगों के लिए डोनेशंस इकट्ठे करते हुए नज़र आए और मारूफ समाजी शख्सियत थी और उन्होंने हमेशा खिदमत खल्क के जज्बे में बिलीव किया और हमें भी यही सिखाया कि आपने कैसे गिव बैक। उन्होंने एक चीज़ और सिखाई कि किसी की मदद के लिए, किसी की खिदमत के लिए बहुत सारा अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जाएं, और कराची में एक मैं देख रही थी, बड़ा सर्वे आते हैं, कल भी मैं एक इंटरव्यू में देख रही थी कि कराची में जगह जगह फलाही इदारे मौजूद हैं
جس طریقے سے یہاں پر صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات دی جاتی ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. ایدھی صاحب نے کراچی کو جب مسکن بنایا تو میں سمجھتی ہوں روایت وہیں سے پھر آگے بڑھی، پروان چڑھی ہے اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں سے ہی پیسے اکٹھے کر کے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو تو ہی کسی کی آپ جو ہے مدد کر سکتے ہیں. اور یہ وہ عظیم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر رنگ، نسل، ذات پات دیکھے صرف خدمت خلق کا جذبہ لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. پوری دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، خاص طور پر ان کی خدمات کے لیے جو کہ انہوں نے وداؤٹ اینی باؤنڈریز، وداؤٹ اینی لمیٹیشنز انہوں نے کی، اور ہر کسی کے ساتھ یکساں ایک سا بیہیویئر رکھا. اور پھر وہی آپ کی والی بات صدف کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے، ہم نے کبھی ان کو کوئی لیوش گاڑیوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کپڑوں میں یا کچھ نہیں، وہ ہمیشہ ہمیں سادہ لباس میں نظر آئے، ہمیشہ ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور محبت بانٹتے ہوئے نظر آئے. آخری سانس تک انسانیت کی خدمت انہوں نے کی ہے. ایدھی صاحب کی اگر ہم سماجی خدمات کی بات اگر کریں تو دکھی انسانیت کی خدمات پر انہیں رومن مینگسی ایوارڈ، لینن پیس پرائز، روٹری انٹرنیشنل ایوارڈ، انٹرنیشنل ہالزن ایوارڈ، ہارمونی ایوارڈ، پیس ایوارڈ، ممبئی گاندھی پیس ایوارڈ کے علاوہ پاکستان میں سلور جوبلی اور سیوک ایوارڈ کے ساتھ ساتھ نشان امتیاز اور جنا ایوارڈ سمیت سینکڑوں بین الاقوامی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا. یہ سب جو انعامات ہیں، جو سب جو ریکگنیشن ہے، ایکنالجمنٹ ہے، یہ ڈیزرو کرتے تھے ایدھی صاحب. اور ان کی جو ٹیچنگز ہیں، جو انہوں نے مثال قائم کی، جو انہوں نے پیو کیا رستہ، وہ آج ہم فالو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل. وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بڑا خوبصورت میسج دیا ہے. عبدالستار ایدھی ایسی انسان دوست شخصیت بلا شبہ قوم کا فخر اور قیمتی اثاثہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کی 10ویں برسی پر پیغام. وزیر اعظم نے ستار ایدھی کی گراں قدر قومی اور فلاحی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایدھی صاحب کی شخصیت نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ، قابل تقلید ہے. ان کی رفع عامہ کے پرخلوص جذبے سے سرشار خدمات سماجی تاریخ کا غیر معمولی حصہ ہے. ستار ایدھی نے ثابت کیا کہ ہر شخص معاشرتی اصلاح میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے. ان کی عوامی خدمات معاشرے میں رواداری اور مثبت اقدار کے فروغ میں نمایاں ہیں. وزیر اعظم نے عبدالستار ایدھی کے درجات بلندی کے لیے دعا کی اور خدمت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. جی، ہم بریک پہ جانے سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر رہے تھے اور وہ اسی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے مطالبے کا مقصد کراچی سمیت بڑے شہروں کے لیے الگ الگ انتظامی یا مالی اختیارات کا حصول ہے. دیکھیے، ایک تو آپ لوگ پلیز تمام ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں، جو لوگ بہرحال ان سے بہت دستبستہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں، تاکہ ہم اپنی یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. دنیا میں جن جگہوں پہ جانے کے لیے ہم ویزوں کے لیے لائنیں لگاتے ہیں، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں، جو دنیا کے تہذیب یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، جہاں پر وہاں کے لوگ اپنی حکومتوں سے خوش ہیں، جہاں پر لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن ہے، جہاں پر لوگوں کی سینس آف اونرشپ ہے، وہاں پر صدیوں پہلے مقامی حکومتوں کا نظام اسٹیبلش کر گیا ہے. وہاں پر آپ کو وزیر اعظم، ایم پی، ایم این اے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم صرف اور صرف اس جمہوریت میں، جو کہ آئین میں آرٹیکل 140 لکھا ہوا ہے، ہم اس کی صحیح معنوں میں، صحیح اسپرٹ میں ملک میں امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. کیوں امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں؟ کیونکہ صوبوں کے لوگوں کے نام پر وزراء اعلیٰ کو ہزاروں ارب روپے مل رہے ہیں اور وہ اکیلے اس کا مالک ہے، وہ اس کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا. گٹر میں گر کر بچے، آپ نے سنا ہے دنیا میں کہیں پر گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں، کچل کر بچے مارے جاتے ہیں، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، پانی پینے کا گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. کراچی جو کہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، پاکستان کا نمبر 1 شہر ہے، آپ کی اکانومی کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام میں، جو کہ آئین میں ہمیں اختیار حاصل ہے، اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کریں، ورنہ یہ نہیں چلے گا. یہ تباہ برباد آپ کی بات بالکل بجائے. میں تھوڑا سا بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جب عدالتوں نے انٹروین کیا تبھی جا کر بلدیاتی انتخابات ہوئے، ورنہ تو کوئی بھی صوبہ اٹھا لیں، بلدیاتی انتخابات کو لے کے وہاں پر ٹال مٹول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ابھی ہم پنجاب کی مثال دیں، کیونکہ کراچی اور لاہور کا بڑا موازنہ کیا جاتا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے. وہاں پر تو ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے انڈر سارے اختیارات ہیں،
لیکن وہاں لوگ کہتے ہیں جی کام ہو رہا ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی بہت بہتر وہاں کے حالات ہیں. آپ کی کیا انالیسس ہے کراچی اور لاہور کی کمپیریزن کو لے کے, کیونکہ وہاں پہ سسٹم وہی سسٹم کام کر رہا ہے جو ایک طریقے سے یہاں پر موجود ہے, بلکہ یہاں تو پھر بلدیاتی نظام موجود ہے کراچی میں, لیکن اسٹل یہاں پر پیپلز پارٹی ہی کی ساری گورنمنٹ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. دیکھیے دو باتیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب کے سارے وزراء اعلیٰ لاہور کو اون کرتے ہیں. انفارچونیٹلی سندھ کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ کراچی کو اون نہیں کرتا, وہ اس کو سوتیلی ماں کی ٹریٹمنٹ دیتا ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ ایک تو سب سے بڑا واضح فرق ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو پنجاب میں, اس کا وزیر اعلیٰ ہو, آپ پچھلی 40 سال کی ہسٹری اس نے آ کر لاہور کو اون کیا ہے. ہمارا کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو کسی بھی پارٹی کا ہو, اس نے آ کر کراچی کو ڈس اون کیا ہے. یہ ایک تو سب سے بڑا فرق ہے. پلس آپ پنجاب کی میں ترقی کی بات کر رہی ہیں, یقیناً لاہور میں آپ ابھی اس سال انہیں 4000 ارب روپے ملے ہیں. 4000 ارب روپے آپ دن میں روزانہ خرچ کرنا شروع کریں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ایک سال کے اندر. صرف لاہور بن جانا جو ہے وہ ترقی کی نشانی نہیں ہے. ترقی کی نشانی یہ ہے کہ بھائی 200 شہر ساتھ ساتھ بنتے. ایسا پاسبل ہیومنلی ہے نہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ تمام صوبے کے پانی کے میٹر کو بھی دیکھے گا, سیوریج کے بھی میٹر کو دیکھے گا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی چلائے گا, روڈ بھی دیکھے گا, ڈسپنسری بھی دیکھے گا, اسکول بھی دیکھے گا. دنیا جنہوں نے ترقی کر لی ہے, جنہوں نے صدیوں پہلے اس نظام کو, مقامی حکومتوں کے اس نظام کو جو ہے وہ سوچا سمجھا امپلیمنٹ کیا, انہوں نے کسی گورنر یا وزیر اعلیٰ سے چلانے کے لیے تو نہیں کیا یہ والا. اچھا اگر فرض کریں کہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو آئین میں آپ نے آرٹیکل 148 کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو ختم کر دیں. آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارے یہاں جو ایک آدمی نہیں پاسبل, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, آپ اپنا آفس نہیں چلا سکتے اگر آپ نے رسپانسبلٹیز ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رکھی, اگر آپ نے پیسے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رکھے, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. آپ صوبہ یا ملک کیسے چلائیں گے؟ اور اس کے اوپر واضح طور پر پنجاب کی پوری اسمبلی نے, جس پنجاب کی آپ بات کر رہی ہیں, پنجاب کی پوری اسمبلی نے, سارے ایم پی ایز نے ایک ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو پچھلے سال بھجوایا ہے کہ آئین میں تبدیلی کی, آئین میں تمام اختیارات اور وسائل جس کی تشریح نہیں ہوئی ہوئی وہ تشریح آئین میں ڈال دی جائے. یہ منون وہی بات ہے جو ایم کیو ایم اپنی آئینی ترمیم میں یہ بات کر رہی ہے. اگر پنجاب اتنا اچھا چل رہا ہوتا تو پنجاب کی پوری اسمبلی نے, کوئی ایک اپوزیشن میں نہیں آیا, اس نے یہ ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو کیوں بھجوایا ہوا ہے؟ تو یہ اس والی بات پہ ڈیبیٹ کرنا جو ہے نا مہذب معاشروں میں بڑی مایوب, اگر کسی کو یہ پتا چلے نا باہر کے مہذب معاشرے میں کہ پاکستان میں اس بات کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ہم پر ہنسے گا, وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہو ہی یہی رہا ہے اس ملک میں, چاہے کوئی بھی صبح اٹھا کر دیکھ لیں. درینا مطالبہ آپ کا, لیٹس ہوپ کہ وفاق سن لیں اور اس پر بات بھی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور ایم کیو ایم چاہتی ہے جی آئین میں موجود جو شک ہے 140 ہے اس پر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو اور اختیارات نچلی سطح تک جائیں تو ہی کراچی کے مسئلہ حل ہوگا. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن, اقدامات کی ایک مثال آپ کو ایک واقعے کے تھرو بتاتے ہیں. لاہور میں آپ کو پتہ ہے کانا میں چھت گری اور اس میں بچے جو تھے, معصوم بچے جو کہ ٹیوشن سینٹر پڑھنے گئے ہوئے تھے, وہ جان کی بازی ہار گئے. اب کیا ہوا ہے کہ لاہور میں غیر رجسٹرڈ نجی تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ذرائع یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اقدام جو ہے وہ کاہنا میں اسکول کی چھت گرنے کے واقعے کے بعد کیا گیا ہے. شہر میں 766 غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, جن میں زیادہ تر ٹیوشن سینٹرز اور پرائمری اسکول شامل ہیں. تو اب اس کی تفصیلات جان لیں گے. ہم ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے الفت مغل ہیں, ان سے جانیں گے. الفت بتائیے گا اس وقت شہر میں کتنے ان رجسٹرڈ تعلیمی ادارے, اور کیا سب کو ایک ساتھ بند کر دیا جائے گا یا وارننگز ہوں گی اور فکس فیز میں یہ کام ہوگا؟ جی صاحب بہت شکریہ. کاہنا میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری اور اس کے اگلے 2 روز کے اندر ایک اور اسکول کی چھت گر گئی جو کہ زیر تعمیر تھا, اور اس اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جہاں باق ہوا تھا, 4 مزدور زخمی ہوئے تھے. کاہنا میں 14 معصوم بچے جو اپنی جان سے گئے تھے, جس کے بعد پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اوورآل پنجاب میں جو وزیر تعلیم ہے رانا سکندر یاد, انہوں نے کہا تھا کہ پورے پنجاب میں جتنے غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے, ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیاں ہیں وہ آج سے ہم بند کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں بچوں کی زندگی عزیز ہیں, پہلے بچوں کی زندگی اس کے بعد تعلیم. تو اب پہلے مرحلے میں لاہور میں 2 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں, شالیمار ٹاؤن اور باغا ٹاؤن کی کمیٹی بنا دی گئی ہے, جس میں محکمہ تعلیم
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और पीरा फोर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो तकरीबन लाहौर में 766 ऐसे गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं जो कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो कहाँ पर बने हुए हैं, कौन उनको क्या तालीम दे रहा है। उसमें ट्यूशन सेंटर भी हैं, प्राइमरी स्कूल भी हैं और ज़्यादातर निजी स्कूल हैं। अब अपना एनालिसिस पंजाब हुकूमत ने करवाया है कि नहीं करवाया, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई कि अपने सरकारी स्कूलों की क्या हालत ज़ाहिर है खुद लाहौर में और ओवरऑल पंजाब में। आज महकमा तालीम के जो वज़ीर हैं उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हज़ारों ऐसे तालीमी इदारे हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो पहले मरहले में चूँकि अब मानसून भी शुरू होने वाला है, तो पहले मरहले में लाहौर में ये फैसला किया गया है कि इन 766 जो स्कूल्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, एकेडमियाँ हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा और इनको बंद करने के बाद फिर इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। सिर्फ वही तालीमी इदारे अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे, चाहे वो ट्यूशन सेंटर्स हैं, चाहे वो एकेडमियाँ हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होंगे। गवर्नमेंट उसकी जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर करेगी, उसका मुकम्मल जायज़ा लेगी। अगर वो काबिल इस्तेमाल है तो फिर उस स्कूल या उस ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, अदरवाइज़ उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक ऐसा निज़ाम भी है कि एक महल्ले की जो खातून है वो पढ़ी लिखी है, तो 2 4 5 बच्चे उसके घर में आ जाते हैं, जो वो अपने घर का काम काज भी करती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो पहले से बहुत इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो यकीनन गवर्नमेंट के लिए कई उल्फत मुख्तसर बस मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो सिर्फ इनको रजिस्टर ही किया जाएगा या जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनको भी असर नौ तामीर करने का हुक्म दिया जाएगा, इस बारे में भी कुछ कहा गया है? जी, इसके लिए ज़ाहिर तालीमी इदारों के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रिहायशी यूनिट्स हैं उनके लिए कहा गया कि 5 से 10 लाख रुपए अपनी छत अपना घर स्कीम के तर्ज पर ही उनको सिर्फ अपनी तामीर व मुरम्मत के लिए, जो जिनकी खस्ता हाल छतें हैं, जिनके घर बोसीदा हो चुके हैं, उनको 5 से 10 लाख रुपए वो अपनी छत अपना घर स्कीम में अप्लाई करेंगे। तो रिहायशी यूनिट्स के लिए तो ये कहा गया है, लेकिन अभी महकमा तालीम की जानिब से ये नहीं कहा गया कि जो बोसीदा हाल या जो खस्ता हाल तालीमी इदारों की छतें होंगी या जो तालीमी इदारे होंगे, ट्यूशन सेंटर्स होंगे, अकेडमी होंगी, उनको हुकूमत कोई रिलीफ देगी, हुकूमत उनकी कोई मदद करेगी या फिर उनको बंद कर दिया जाएगा। अभी वाज़े तौर पर महकमा तालीम ने इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया। ठीक है उल्फत, बहुत शुक्रिया आपका सारी सूरत हाल बताने के लिए। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। और अहम खबर इस वक्त ये है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। बहरीन कुवैत में अमरीकी फ़ौज के 85 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पास-दौरान इनकलाब की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के अड्डे को निशाना बनाया गया है। कुवैत में अल सलाम एयर बेस को निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन अमरीकी हमलों के जवाब में इब्तदाई रद्द-ए-अमल था। अमेरिका ने ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद माहदे की खिलाफ वर्जी की है। तो ये मौक़िफ़ है पास-दौरान इनकलाब का। ईरान की जवाबी कार्रवाई और उस जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए हैं। बहरीन कुवैत में अमरीकी फ़ौज के 85 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पास-दौरान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के अड्डे को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सालिम एयर बेस को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन अमरीकी हमलों के जवाब में इब्तदाई रद्द-ए-अमल था और पास-दौरान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर हमले करके इस्लामाबाद माहदे की खिलाफ वर्जी की है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको पिछले दिनों बताया था यूरोप अब कितनी शदीद गर्मी की लपेट में है और एक बार फिर से बरतानिया में ये अलर्ट जारी किया गया है कि शदीद गर्मी यानी कि हीट वेव की जो तीसरी लहर है वो आ सकती है, उसका अलर्ट जारी किया गया है। और महकमा मौसमियात कहता है अंदर 10 रोज तक दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि रवा हफ्ते हमने देखा पारा 34 डिग्री तक भी पहुंचा था। बिल्कुल जी, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ख़बर यह है कि कुवैत और बहरीन में ईरान के हमलों के बाद सायरन बज उठे हैं और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिज़ाइल ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। कुवैती वज़ारत दिफा ये रिपोर्ट कर रही है कि कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिज़ाइल्स और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। ईरान के हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में सायरन बज उठे हैं और कुवैती वज़ारत दिफा के ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिज़ाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं।
اور اب جس اسٹوری کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اب مجھے بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ اسٹوری آپ تک بریک کرنی پڑی. بریک کیا، یہ اسٹوری اس سے اب آپ واقف ہوں گے سوشل میڈیا پر، میڈیا چینلز کے تھرو. بٹ یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے شو کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو کوئی ایسی بات بتائیں جس میں کوئی مسئلے کا حل نکل رہا ہو، کوئی سلوشن نکل رہا ہو، کوئی اچھی اس بارے میں آگاہی ہو، پازیٹیوٹی ہو، آپ کی صحت عامہ سے متعلق، بچوں کی ویل بینگ سے متعلق. لیکن جب اس طرح کی سٹوریز آتی ہیں اور کسی ایک ایسے شہر سے آتی ہیں جہاں پر ایک بڑا طبقہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، جہاں پر لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں، اور یہ واقعات جو ہیں اس پر کئی بار میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے، جب وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ درندہ صفت انسان، ان کو لگام ڈالنے کے لیے پھر کون آ کے آئے گا. میں بات کر رہی ہوں کراچی کا علاقہ ہے لی مارکیٹ، پنجابی گلی میں 6 سالہ بچے کی عمر آپ چیک کریں، 6 سالہ بچہ ولی، اس کو انتہائی بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش پھینکی گئی. اب معصوم ولی محمد کی پیر کے روز گمشدگی رپورٹ ہوئی، کئی گھنٹے اس کو تلاش کیا جاتا رہا، جس کے بعد پھر تھانے میں مقدمہ درج کرایا گیا. لیکن اس بچے کی جو لاش ملی ہے نا، وہ تصویر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. مسخ شدہ اس کی لاش ملی ہے، اور پھینکنے والے مبینہ قاتل ملزم حمزہ کو اہل علاقہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. مجھے یہ بتائیے گا، بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، بچوں پہ سب کو پیار آتا ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہوتا، وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بے دردی. مجھے ایسے لوگ سمجھ نہیں آتے کہ یہ کس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو ایک عام آنکھ، جو ایک بڑا انسان، جو ایک ایڈلٹ انسان ان کو نہیں دیکھ پاتا اور نہیں سمجھ پاتا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں مشکوک لگتا ہے، یا یہ شخص جو ہے اس کا اپنے گھر والوں سے کیا رویہ ہوتا ہے. میں بہت سارے سوال ہیں جو جاننا چاہتی ہوں، جو اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں آخر وہ فیملی پر پیپل ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے اس بیہیویئر کی ہم کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نکال سکتے. یہ نہ ان کا ہم کو مینٹلی ڈسٹرب کہہ سکتے ہیں، نہ مینٹلی سک کہہ سکتے ہیں. یہ ان کا خون سفید ہوتا ہے، اور یہ جانور بھی نہیں کہیں گے، درندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. والدین بچے کے کیا کہتے ہیں اور ان کو کیسے اس واقعے کا پتہ چلا، بچے کی لاش کیسے ان کو ملی؟ نذیر شاہ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ خصوصی سے تفصیلات جانیں گے، لیکن آپ کو ذرا پہلے والدین کی گفتگو سنا دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے. پھر اس کو چلانا جیسے میرے بھتیجے کو بس اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے ہمارا کام چاہیے. پھر ایک دم سے آواز آئی، سارے محلے والے کے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا اوپر سے پھینکا میرے سامنے میرے بچے کو. میں نے برداشت کر دیا. اب مگر میں یہ بولتی ہوں میرے سامنے لے کر میں اس کو خود موت دوں، وہ لڑکا ہم لوگ خود دیں گے اس کو. چیکنگ کرنے کے بعد جب ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے اوپر والے کمرے میں تالا لگایا ہوا تھا. بولے ہمارے چاچی بچے کو لے کے ایمرجنسی ہاسپٹل گئی بھی ہے، وہ آئے گی تو کھول کے دکھائیں گے. ہمارا کیا، میرے بھائی کا کیا قصور تھا جو اوپر سے نیچے دیکھے گئے نا، پولیس والے تفتیش کرے نا. بچے کو مارا، اوپر سے پھینکا، پوری گلی سب گواہ. 2 دن 3 دن ہو گئے، ہم لوگ کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی. یہ قاتل، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. ریئلی ویری سوری، مجھ سے ماں باپ کی یہ گفتگو نہیں سنی گئی. آئی کانٹ ایکسپریس my emotions. Obviously, it's very hard for us, and I know we are very sorry کہ ہمیں یہ چیزیں آپ کو روز بتانی پڑتی ہیں، رپورٹ کرنی پڑتی ہیں، but there is no end to it. ہم سے یہ بلکتی ہوئی مائیں، بچیاں روتی بھی اپنے بھائیوں کے لیے، یتیم بچے، ہم کیسے رپورٹ کریں؟ اللہ ان کو صبر دے، اللہ ان کو صبر دے سکتا ہے. ہم یہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے، اس کا اندازہ کر سکتے. نذیر شاہ نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیں گے. نذیر، یہ پورا واقعہ کیا تھا، ہمیں اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بالکل، دیکھیں سائم اور صدف، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. جو بچہ ولی عابد لاپتہ ہوا تھا، جس کی گمشدگی کا مقدمہ جو ہے نیپیر تھانے میں درج کرایا گیا، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں. اور اس بچے کو اس حمزہ نامی درندہ صرف شخص نے اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا، اور پتہ یہی چلا ہے کہ جب مبینہ طور پر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد لاش کو اس نے چھپا کر رکھا، حتیٰ کہ لاش ڈی کمپوز ہو گئی، اور جب بالکل اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس نے اس کو اوپر سے بوری میں بند کر کے پھینک دیا. اس وقت اس کی یہاں پر سگی بہن اور تمام یہاں پر صدمے سے نڈال ہیں. اس کا یہ بھی ہمارے سامنے تھانے پہنچی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس ملزم کو مارنا چاہتی ہیں، اس پر تشدد کرنا چاہتی ہے. ہم اسے جانیں گے. آپ یہ بتائیں ابھی آپ یہاں کس لیے پہنچ گئے؟ میں اسے ماروں گی تاکہ میرا بھائی آئے، میں اس لیے کہہ سکوں، میں اسے مار کے آئی ہوں. تو وہ نہیں ہے یہاں پر، اسے کہیں سے
आप लोग ला के दे, मैं उसे मारूंगी अपने हाथों से। ये आप 5 बहनों का एक ही भाई था? हम 4 बहनों का एक ही भाई था, सबसे छोटा। तो ये आप कितने दिन आपने कहाँ ढूंढा इसको? हमने उसे हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हमारे आंसू के जाल मार के उसने जालिम में फेंक दिया। 2 दिन हो गए इस बच्ची ने पानी मुंह में नहीं डाला है। मेरे 4 दिन अपने भाई के अलावा मुंह में नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा वहाँ पे, कुछ नहीं। बेटा बात सुने, अभी आपकी अपील क्या है गवर्नमेंट से, आईजी सिंध से? उसे लाके दो, मैं उसे मारूंगी अपने हाथों से, मारूंगी उसे सीने में गोली। देखिए ये एक फैमिली है, उसकी फीलिंग्स है, ये उसकी सगी बहन है। ये वो जगह है नीपेर थाना जहाँ पर उसको अंदर यहाँ लेकर आए लॉकअप में, उससे अब उस पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अंदर लाइट नहीं है, वरना हम आपको अंदर ले आकर दिखाते। और जो मुल्जिम है उस पर जो तशद्दुद किया था, उसका पूरा जिस्म सूज गया, लेकिन वो इतनी हल्की मार के लायक नहीं है। उसके साथ जो उसको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए, उसका वही असर होना चाहिए जो उसने उस मासूम 6 साला वली आबिद के साथ किया। पुलिस की जानिब से तो तफ्तीश की जा रही है, लेकिन हमने एक उसका वीडियो बयान भी हासिल किया। जिस वक्त अवाम ने उसको पकड़ा, उस वक्त तशद्दुद किया, तो उसने एक इंकशाफ ये किया है कि उसके साथ नाज़िमाबाद के 2 और लोग भी मुलव्विस हैं। अब ये जानना पुलिस का काम है कि वो नज़ीर, सच कह रहे हैं, जानना आपसे ये चाह रहे हैं हम कि रीजन, वजह क्या पेश आई? ये छोटा सा फूल जैसा मासूम सा बच्चा था, इसने क्या ही बिगाड़ा था किसी का? ये जस्टिफिकेशन क्या कह क्या रहा है? ये क्यों किया उसने ऐसा इस बच्चे के साथ? देखिए सैम, इब्तदाई तौर पर कल रात तक ये बात सामने आई थी कि उसके जो बच्चे के वालिद के साथ कोई मामला ठीक नहीं थे या कोई आपस में रंजिश थी, लेकिन पुलिस कहती है बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये एक बदकिरदार किस्म का ये शख्स है जिसके पहले तो नज़ीर मुझे बताएं, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? क्रिमिनल ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है? मोहल्ले वाले ये तो बता सकते होंगे कि किस तरह के लोग हैं, कैसे रिहायशी हैं? हमजा जो है उसका क्या किरदार रहा? अपनी फैमिली के साथ रहता था, कहीं जॉब करता था, काम करता था, क्या है ये? इसके बारे में क्या मालूम हुआ है? देखिए इसका रिकॉर्ड तो जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम एक बार फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आप ये बताओ कि ये जो हमजा है ये कितने अरसे से आपका पड़ोसी था और ये करता क्या था? सर ये 50 साल हुआ है, ये अपने दादा के टाइम पे हमारे इलाके में रहते। नहीं, हमजा को आप जानते हैं? हमारे सामने की पैदावार है। हाँ, ये कुरान हाफिज है। ये अच्छा, कुरान हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र में कुरान हाफिज करा है। हाँ। लेकिन ये बीच में ऐसी फील्ड के अंदर पड़ गया है, वल्लाह आलम कौन सा बड़ा हैकर बन गया, ये क्या करना चाह रहा है, लोगों के बॉडी पार्ट ढूंढने में आ रहा है, बेच रहा है ये। अच्छा, क्योंकि कल रात को जब तशद्दुद किया जा रहा था तो यही इस पे इल्जाम था कि बॉडी पार्ट बेचता है, इसको भी करता है, तो इसके कोई तस्दीक सबूत है कोई इसका? बॉडी पार्ट का सबूत नहीं है। इसके साथ 2 जन को हमने रात को बिल्डिंग में जब इसने लाश देखी, इसको घर से पुलिस ने निकाला है, इसने रात को बयान कराया मेरे साथ 2 बंदे हो रहे हैं। जी जी, मेरे साथ 2 बंदे हो रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इसने कोई दूसरे बंदे का जवाब नहीं दिया कि दूसरे बंदे कौन है। इसने खाली इतना बोला नाज़िमाबाद के, जब नाज़िमाबाद के हैं तो अब आप बल्कि यहाँ देखकर बताएंगे इस हमजा के बारे में। जिस वक्त आपने उसको पकड़ा था उसने बताया कि 2 लोग उसमें मुलव्विस हैं। इसने गेट पे ही बताया था, उसने बताया 2 लोग हो रहे हैं। उसके बाद इसने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, देखें इनका भी यही कहना है कि जिस तरह मुल्जिम ने इब्तिदाई तौर पर बताया उसके साथ 2 लोग और मुलव्विस हैं, और जबकि पुलिस तो के सामने भी ये मुतज़ाद बयान देता रहे। तो अहले खाना यहाँ पर है, मुश्तल अवाम इसके घर के बाहर है। रात को इसका घर जलाने की कोशिश की जा रही थी, इसको मारने की कोशिश की जा रही थी। नज़ीर एक और बात बता दीजिए, जब इस बच्चे की फैमिली बच्चे को ढूंढते हुए इस मुल्जिम के घर के बाहर पहुंची तो इस मुल्जिम ने बच्चे को बोरी में डाल के अपने अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया, बिल्डिंग से नीचे फेंका, ये हुआ? देखिए इसने बिल्डिंग की जो 3री मंजिल है वहां से बच्चे को बोरी में नीचे फेंका था। पहले ही उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, उसकी लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। जो जिस हालत पे हमने देखी है वो शायद नाजरीन को क्या वो सोशल मीडिया पर भी डालने जैसी नहीं है, लेकिन उसने उस हालत में उस बच्चे को मजीद अजियत दी और ऊपर से उसकी बॉडी को नीचे फेंका। जो जिस तरह का इंसानियत सोच सलूक हुआ है, तो यकीनी तौर पर अब तो पुलिस अब जो अपनी कार्रवाई करेगी
پروسیکیوشن اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کم سے کم اس کو سزائے موت اور اس سے بھی شاید زیادہ اس کو سزا ملے, تب بھی شاید ان لوگوں کے دل مطمئن نہ ہو سکے. 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کو بے دردی سے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا, وہ اس کے بعد بھی بس دی کی لاش کے ساتھ وہ شاید 2 دن اپنے گھر پر اس نے رکھا. جب اس سے بدبو شاید برداشت نہ ہوئی تو اس نے تیسری منزل سے نیچے پھینک دی. خوش قسمتی سے اس وقت لوگ نیچے موجود تھے, تلاشی ہر گھر کی لی گئی تھی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس گھر کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر بار کنڈی لگی ہوتی تھی. پولیس اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے. ملزم پر جو تشدد ہوا ہے, جو جرم اس نے کیا, وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. پولیس اپنی جانب سے ایک جانب کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب جو بچے کے ورثاء ہیں, رشتہ دار ہیں, اہل علاقہ ہے, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس ملزم کو ایسی سزا دی جائے کہ جس سے ان کے تمام یہ لوگ یاد رکھیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے کسی بچے کے ساتھ ایسا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ نذیر. اور جب اس ملزم کو اہل علاقہ نے پکڑا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا تھا, ذرا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. نہیں 2 گھنٹے پہلے سے سنتے ہیں آپ, یہ دیکھو یار چھت پہ رکھا تھا. کس نے رکھا تھا؟ 2 جنے باہر کے. کتنے بندے تھے تم لوگ؟ کون دوسرے 2 کہیں؟ جنرل بھی ہے, دوسرے 2 کہیں. اوپر جا کے ایک بندہ دیکھو بدبو کدھر سے آ رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے مذہب میں پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں, کتنا زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شخص پڑوس میں رہ رہا تھا اور ساتھ میں صرف یہی نہیں تھا, اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے. تو پولیس نے یہ بھی پتہ لگانا ہے. دوسرے یہ کہ اس طرح کے لوگ کسی بھی طرح کی رعایت کے, کسی بھی طرح کے رحم کے مستحق نہیں ہیں, جنہوں نے اس بے دردی سے کسی ماں سے اس کا بیٹا اس طرح سے چھینا ہے, اس معصوم بچے کے ساتھ جو کیا ہے. اور یہ سب کچھ سامنے پولیس کے لیے تو یہ بہت آسان کیس ہے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانا. ایک دن پہلے کی بات ہے, میں 3 سالہ وہ بچی کلثوم, اس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, وہ بھی کراچی. اس سے پہلے 8 سالہ منتہا کا ہم ذکر کر رہے تھے. ہم ابھی تو بچیوں کو رو رہے ہیں, بچوں کے کیسز رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ان بچوں کو کیا کریں. گھروں کی 4 دیواری میں رکھ لیں, تالے لگا کے جایا کریں, ان کے سروں پہ CCTVs لگا دیں, کیا کریں, الگ سے کوئی جگہ بنا دیں, وہاں پر ان بچوں کو بھیج دیں. نہ کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نیبرز ہیں, گھر کے ساتھ والا گھر ہے, وہاں پہ کوئی حیوان رہ رہا ہے. لیکن آپ سب سے گزارش ہے, آپ اپنے محلے میں یہ خبر رکھا کریں کہ کس طرح کے لوگ آپ کے علاقے میں بستے ہیں, کیا ایکٹیویٹی ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں نا, ان کے کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ان کی حرکات ہوتی ہیں جس سے شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں. کیونکہ یہ انتہا کا کیس ہونے سے پہلے بھی اس کا کوئی نہ کوئی یقین ہے جس طرح کا کرمنل ریکارڈ رہا ہوگا, جس کو لوگ نظر انداز کرتے رہیں گے, یا جو اب لوگوں کا ایک رویہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنا غور نہیں کرتے. بٹ ول کیپ فالوئنگ دی اسٹوری, اور آپ کو اس کی اپڈیٹس بھی بتاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ تفتیش کہاں تک پہنچی یہ بھی بتائیں گے آپ کو. موونگ فارورڈ جناب, خیبر پختونخوا سے ایک خبر ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کے لیے نوازشات کی برسات ہوئی ہے. تمام اراکین کی موجیں لگ گئی ہیں. ہوا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا کوئی رکن اب عدالت میں حاضر نہیں ہوگا. عدالتیں اسمبلی شیڈیول سے آگاہ ہونے پر کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی مجاز ہوں گی. رکن اسمبلی خود چاہے تو عدالتی کارروائی کے دوران پیش ہو سکتا ہے. اسپیکر کو عدالت میں چالان جمع ہونے سے پہلے انکوائری کا اختیار حاصل ہوگا. نئے قانون کے مطابق ارکان اسمبلی اور ان کی شریک حیات کو بلو پاسپورٹ کا استحقاق مل گیا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ وہ ارکان ہیں جو آتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, ایسی قانون سازی کرنے کے لیے جس سے ایک عام آدمی کو حق مل سکے, جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں شاید ان کو زیادہ حقوق کی اس وقت ضرورت ہے. اچھا, دو اور چیزیں میں ایڈ کر دوں جو اس میں مزید ہوئی ہیں. وہ جناب اراکین جو ہیں, جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہیں, وہ تمام ٹول ٹیکسز سے وہ فری ہوں گے. وہ ان کو کوئی ٹول ٹیکسز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ اے کیٹیگری سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ترمیمی بل مارچ کے مہینے میں اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا, جسے کافی حد تک
खुफिया रखा गया और अब इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा चलें, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान की अगर हम पॉलिटिक्स की और इसकी बात करें तो ये उनका राइट है कि वो इस तरीके से बात करें, लेकिन जब यही मरात की हम आवाम के लिए बात करते हैं, अभी पिछले साल से भी पुरानी बात है, आपने देखा पंजाब असेंबली में कैसे अरकान ने कितने 100% जो है 800% के अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। ये सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे हम बिलखुसूस केपी हुकूमत की बात करेंगे क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट के बड़े दावे रहे, वो ये कहते थे हम गवर्नर हाउस को, जी गवर्नर हाउस नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइब्रेरी होना चाहिए, कोई दरसगाह होना चाहिए, साइकिल पे सफ़र होना चाहिए, पेट्रोल बचाना चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मरात का सिलसिला जारी है, जबकि वज़ीर आला केपी ये भी कहते रहे मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मगर अब प्रोटोकॉल भी है, अब तमाम तर सहूलियात भी चाहिए जो अरकान की हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं हमारे साथ कौन बिल्कुल हमारे साथ अमीर मकाम साहब मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, ये पीटीआई का मैनिफेस्टो ये रहा है डे 1 से कि आम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आम आवाम में से हैं, आम आदमी का के हक की बात करते हैं, तो ये आपको लगता है कि मुराद जो है ये जायज़ है? बात करने की हद तक तो अपनी जगह है कि बात करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मगर वही हमारे साथ तो उनके 14 साल वही रूल कर रहे केपीके में, तो ये सारे उनके वजह से वो दावों के लिए आज तक रह गया और उसकी पूरी हिस्ट्री अगर देखें तो वही तजादात से भरी हुई है। बात एक करता है, अमल दूसरी करता है। और स्पेशली जो आज आपने इस बिल की बात, पहले तो उनको ये भी पता नहीं है कि उसके कौन वही मशवरा देने वाले हैं, कि ये उनकी इख्तियार अथॉरिटी है नहीं कि वही केपी कोई सेपरेट जगह नहीं है, वही रिकमेंडेशन करा सकते हैं, सिफारिश करा सकते, कोई कानून नहीं बना सकता है कि वही से एक कहेगा, एक सुबह एक कहेगा, दूसरा सुबह दूसरा कहेगा मैं ये चाहिए वही चाहिए। बेशक कोई रिकमेंडेशन की शक्ल में बात हो सकती है, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि हमने बस पास कर दिया और ये हमारा हक और राइट बन गया। तो इन हालात में जो वही कोई बाहर निकल नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, दहशतगर्दी की हालात आप देख रहे हैं डे बाय डे कि क्या क्या हो रहा है दिन दहाड़े, ये हालात तो उनको चाहिए कि उसके लिए कोई प्लान उनको देना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए उनको कोई प्लान देना चाहिए। तो सिर्फ इसी पर आना कि उनके बेगमात भी इस तरह पासपोर्ट मिलेगी और उसका स्पीकर भी वही जहाज में और हिली को यूज करेगा मुफ्त और डिप्टी स्पीकर भी करेगा और फ्लाप होगा और फ्ला होगा, इस तरह बिल पास। और इस तरह खुफिया रखना चोरी में किसी ने बात खुफिया क्यों रखा गया? मरात अगर अचानक कर रही है असेंबली के अरकान, तो आपके ख्याल में से खुफिया क्यों रखा गया है? नहीं मतलब है कि ये खुफिया रखना कि लोग इस पर तनकीद करेंगे, डिबेट करेंगे, बात करेंगे। डिबेट के लिए तो सुनने के लिए तो ये नहीं, आपने उसका बजट देख लिया, एक बंदे दो को बोलने दिया और फिर बजट पास कर दिया, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वन गो में एक दिन में पास कर दिया सब कुछ। तो उनका तो है भी है और इसको इसी तरह रखना, खुफिया रखना और फिर इस तरह रखना है, उसी दिन को ढूंढ लगे अपोजिशन लीडर भी असेंबली में न हो, दूसरा भी न हो, वही तलाशी में रहा कि और लोग नहीं ले आओ अभी पास करो। तो इतने चोरी, तो उसकी वही असल बात है कि उनका वही असल चेहरा आवाम के सामने आ रहा है कि उनके अज़ाइम क्या है और उन्होंने जो लोगों से वादे किए उस पर कितने आगे गए और आगे कितने जाना है। तो ये उसकी आई मैं कहता हूँ कि ये उन्होंने वैसे एक जज्बात में आकर काम किया तो अपने लिए, मगर उसका ये है ही नहीं, एजेंडा ही नहीं है कि आवाम खुश हो ना खुश हो उसे नहीं। तो मैं ही जानना चाहती हूँ, अपोजिशन अरकान को आइडिया था इस खुफिया इसे रखा गया, लेकिन उनको तो आइडिया होगा, आप लोगों ने इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई? नहीं बिल्कुल हमने उठाई। ये तो मैंने सबसे पूछा कि हमारे साथ किसी ने शेयर ही नहीं किया, एक लफ्ज़ ही नहीं बोला। वही हालात को देख कर गया, अपोजिशन लीडर भी नहीं और आज आया ही नहीं तो कह दिया कि जल्दी ले आओ, एजेंडे पर था ही नहीं, लाकर और एडिशनल में पास कर दिया। तो इसी तरह काम कराना, ये तो कोई इस तरह डाका चोरी नहीं है कि उन्होंने वही कर दिया और इस तरह हो जाएगा। मगर उसका मैं शॉर्टकट ये कहूँगा कि उनका असली चेहरा वही सूबा जिन हालात को फेस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये ज़रूरी समझ लिया कि सबसे अहम काम ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मराहत मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल जाए। तो उनका असल चेहरा आवाम के सामने आएगा, इंतहाई काबिल अफसोस इक़दाम है, मगर उसकी जो असल एजेंडा, असल शक्ल है वो डे बाई डे
تو امیر مقام صاحب آپ کی پارٹی جو ہے ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی تو مراعات کے لیے ہم نے دیکھا تنخواہیں بھی کافی زیادہ بڑھا لی گئی تھی، وہ ٹھیک اقدام تھا آپ کے خیال میں؟ نہیں مطلب یہ میں نہیں کہتا ہوں، وہ جو تنخواہوں کے حوالے سے بعض لوگ تو یہاں اس طرح ہوں گے کہ وہ تنخواہیں کوئی لیتے بھی نہیں ہے یا کم ہے زیادہ ہے، ان کو فرق بھی نہیں پڑنا، مگر اس طرح لوگ بھی ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو وہی ہمیں بھی عجیب سا لگتا تھا کہ ایک MNA کی بھی اور منسٹر کی بھی لے کے لاکھ تنخواہ اور 1.5 لاکھ کا تنخواہ تھا، تو وہی سارے لے کر وہی صوبوں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے کوئی انکریز کر دیا گیا۔ اچھا امیر مقام صاحب، یہ جو بلو پاسپورٹ والا ایشو ہے یہ تو آلریڈی ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، خاص طور پر PTI کے ایک رکن ہے جن کے صاحبزادہ کے حوالے سے ایشو بنا ہوا ہے، اور اس پہ پھر نیشنل اسمبلی میں کافی بحث بھی ہوئی، بہت سے اسٹیٹ منسٹر نے تنقید بھی کی اس معاملے پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی وائفس کو، ان کی مطلب اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو بلو پاسپورٹ حاصل ہونا چاہیے؟ نہیں مطلب یہ کہ میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہونی چاہیے، میں یہ بھی نہیں ہوں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ اگر یا پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ملتے ہیں ٹھیک ہے، سب کے ساتھ بلو پاسپورٹ کوئی جو بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہتا ہے یا MNA رہتا ہے، مگر سارے ملک کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ ایک صبح کوئی سپریٹ نہیں کرا سکتے، وہ تو سب کے لیے ایک جیسے مراعات ہونے چاہیے، اور یہ نیشنل لیول کی ایشو ہے، اگر کوئی ریکمنڈیشن لے آئے اور یہاں بھیج دیا اور اس پر آگے دیکھ لیا جائے۔ امیر مقام صاحب، میں ایک سوال جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگ عوام کے پاس جاتے ہیں ووٹ کے لیے تو آپ بڑے باتیں کرتے ہیں، عوامی ہوتے ہیں، عوام کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اسمبلیوں میں یہی سیاستدان ہمارے منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو عوام تو دور، یہ تو اپنے مراعات، اپنی تنخواہوں کو بڑھانا، آپ پبلک تو ٹول ٹیکس دے گی مگر آپ سیاستدان نہیں دیں گے، بلو پاسپورٹ مل جائے گا، گھر والوں کو سہولیات مل جائیں گی، پرکس اینڈ پریویلیجز مل جائیں گے، لیکن ایک غریب شخص جو ہے اس کے گھر میں نلکے میں پانی نہیں آئے گا، سڑک جو خراب ہے وہ سڑک جو ہے ویسے ہی پڑی رہے گی، الزام یہ ہوگا جی یہ فلاں کی ذمہ داری، فلاں کی ذمہ داری، لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اسمبلی میں آ کے ان کے انداز، ان کی سوچ سب کچھ بدل جاتا ہے، مینیفیسٹو تک چینج ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک سیاستدان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے عوام کے مسائل، اپنے صوبے کے وہ ایشوز مسائل ان کو ہائی لائٹ کرے، نہ کہ وہی آ جائے اپنے چیزوں میں لگے۔ مگر انفارچونیٹلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے ساتھ اپوزیشن ہے اس نے کوئی ابھی اتنی بجٹ تقاریر ہوئی، کسی وہ اسپیسیفک اس پر بات ہی نہیں کی، بس وہی ایک اپنے جو لیڈر کی طرف سے جو کچھ آئے ان کے پیچھے لگ گئے اور ایک بات کرتے رہے۔ بے شک ہر ایک پارٹی کی وہی ممبر کا رائٹ بھی ہے، حق بھی ہے کہ اپنے پارٹی کی لیڈر کی بھی بات کرے، اپنی پارٹی کی منشور کی بھی بات کرے، مگر ساتھ ساتھ اصل بات وہی عوام کی بھی بات کرے کہ ان کی کیا ایشو ہے، کیا مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرے۔ تمام اراکین میں اپوزیشن بھی آتی ہے نا، تو آپ کو بھی یہ مراعات ملیں گی، آپ کی جماعت اور اپوزیشن جو ہے کیا وہ یہ مراعات جو ہے اس کے خلاف جائیں گے یا آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسی طرح کرنا اور اس صوبے میں اور اس طرح میسج دینا وہی کوئی اچھی بات، اچھا میسج ان حالات میں نہیں گیا۔ بقایا وہی جو یہ پاسپورٹ کا ایشو ہے تو وہ اور طریقے سے بھی کرا سکتے تھا یا نیگوشیٹ کر سکتے تھا، اور سارے ملک کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کہ ایک صوبے کے ممبر کو ایک مراعات ہوں گے اور دوسرے کو دوسرے ہوں گے، ان کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو سب کے آپس میں بیٹھ کر وہی کنسنسس ہے، یہ صرف اکیلا اگر وہ کوئی اور انداز میں بات کرتے تو اتنا بڑا ایشو بھی نہیں تھا۔ یہ پاسپورٹ اگر یہاں نیشنل اسمبلی میں ملتے تو وہی بھی ملنے چاہیے، مگر آپس میں اس طرح بات کر لینی چاہیے، یہ شکل نہیں دینا چاہیے تھا جو ہمارے سامنے ہے۔ امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ موونگ آن جناب، اینڈ کمنگ بیک ٹورڈز کراچی کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے، اور ان میں سے آئے روز ہم بہت سے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، مجھے یاد ہو گئی، سارے مسائل یاد ہو گئے، یس، فنگر ٹپس پہ آ گئے۔ جی پانی کا سب سے بڑا ایشو، اور اس ایشو کے حوالے سے ہمارے پاس اب خبر یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے بجلی بریک ڈاؤن کی وجہ سے کراچی کو 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ڈھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر پانی کی فراہمی کا نظام متاثر ہے، جس کی وجہ سے نارتھ ناظم آباد فیڈرل
बी एरिया बफर जोन गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 के बाद इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। अच्छा, वैसे ये आर्जी वाला का मतलब ये होता है कि अभी कब दोबारा बहाल होगी, नोबडी नोज़। पानी की फराहमी में कमी के बायस मुतअद्दिद इलाकों में सप्लाई का शेड्यूल मुतासर होने का खदशा है और वाटर कॉर्पोरेशन ये कहता है कि जनाब ब्रेकडाउन के नतीजे में K2 पम्प्स हाउस के मैनीफोल्ड चैम्बर और मेन वाल्व्स में तकनीकी खराबी है हुई है। अच्छा, जो मुतासरा वॉल्स हैं उसमें डी वाटरिंग का अमल तेज़ी से जारी है। डी वाटरिंग का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद जो है वो फिर मरम्मती काम शुरू होगा और मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद फिर पानी की फराहमी का मरहलावार सिलसिला शुरू होगा। तो ये बड़े मराहिल हैं जो तय करने हैं वाटर कॉर्पोरेशन को। उसके बाद कराची वालों को पानी जो मिल रहा था थोड़ा बहुत भी, वो पानी फिर उन्हें मिलेगा और नहीं तो लोग जो हैं वो टैंकर मंगा लें। टैंकर बड़ी सहूलत है। कोई सिंध की तर्जुमान है सिंध हुकूमत की, वो ये इनका स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरा था कि बड़ी ज़रूरत है, ये हमारी बड़ा काम आते हैं ये पानी के टैंकर। क्या बात है। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है कि आपको पता है मुल्क भर में मॉनसून ने एंट्री दे दी है। अब मॉनसून सीज़न की बारिशें जारी हैं। पंजाब और KP में बादल जमकर बरस रहे हैं। अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बारिशों ने जल थल एक किया हुआ है और अब इंतज़ार है कराची वालों को। लेकिन मसला ये है कि जहां हर जगह तामीरात जारी हैं, वहीं बारिशों के बाद इस शहर का हाल इंतहाई बदतर हो जाता है। नकासियाब की अगर मैं बात करूं तो ये निज़ाम एक बोसीदा निज़ाम है हमारे कराची में हमारे पास, और नाले भरे रहते हैं। नालों की सफाई भी उस तरह से नहीं होती। कराची में मॉनसून के लिए हुकूमत क्या तैयारी कर रखी है, हुकूमत ने इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारा तो ये काम है ना कि हम मॉनसून सीजन से पहले पूछें हमारे नुमाइंदगान से कि भाई जो जिनका ये काम था, जिनकी ये जॉब थी, उन्होंने क्या किया। लेकिन उन्हें पहले से काम करना है। अफजल परवेज़ से बात करते हैं। अफजल परवेज़, बताइएगा, ये हर साल हम आपसे इसी टाइम पर इसी तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं क्योंकि कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद पूरा शहर तालाब सा बनने लगा है अब तो पिछले कुछ अरसे में। बताइएगा, सफाई हो गई नालों की? जी सदफ साइम, देखा जाए तो शहर को डूबने से बचाना है तो नाले की सफाई को यकीनी बनाना है। तमाम देखा जाए तो माजी में KMC की जानिब से बड़े नालों की सफाई तो कर दी जाती थी, लेकिन यूसिस की जानिब से जो 522 छोटे नाले हैं उनकी सफाई न होने के बाद शहर जो है दरिया के मनाजिर पेश करता था। लेकिन इस बार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची ने 29 जून को मानसून बारिशों से कबल जो है 45 बड़े नाले और 500 से ज़ायद छोटे नालों की सफाई का आगाज़ कर दिया है। तमाम देखा जाए तो शहर भर में जो नाले रुकावट बनते थे पानी की निकासी के हवाले से, उसमें छोटे 500 नाले थे, उनकी ज़िम्मेदारी यूसिस की होती थी। लेकिन इस बार बल्दिया उज़्मा कराची ने मेयर कराची के अहकामात के बाद म्युनिसिपल सर्विस की जानिब से अब छोटे नालों की सफाई की जी छोटे नालों की सफाई का अमल जारी है। वो ये बता रहे हैं अब ये जिम्मेदारी जो है किसको दे दी गई है? पहले तो ये 500 छोटे नालों की जिम्मेदारी जो थी वो UC के पास थी, अब किसके पास है? मैं यहीं पर एक बड़े इंपॉर्टेंट कहते हैं ना क्लाइमेक्स पर आकर जो है वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। वो जानेंगे अफजल परवेज़ से और उनकी ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यह मानसून आने के बाद ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये तो प्री मानसून हमें पूछना चाहिए था कि हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं भाई, कितने नाले साफ हो गए हैं, कितने होने, क्योंकि जब मानसून आ जाता है। हाँ जी, अफजल आ गया। अफजल बताएं, आप बता रहे थे कि जो पहले जिम्मेदारी थी 500 जो छोटे नाले हैं UCC के पास जिम्मेदारी थी, अब किसके पास गई है? मेयर साहब का आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, अब बल्दिया उज़्मा कराची ने इसकी जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली है और इस वक्त जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ये सिंध सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल अकब में वो नाला है जो कि सदर टाउन की जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, अब जो तमाम तर छोटे नालों की सफाई उन्होंने खुद इसलिए की है कि जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी पिछले साल, वहाँ जो बरसाती पानी जमा हुआ था और शहरियों को जो मुश्किलात हुई थी अंदरूनी गलियों में और सर्विस रोड और उसके साथ साथ जो मरकज़ी सड़कों पर, तो वो जो छोटे नाले थे वो रुकावट पेश आए थे। इस बार जो जिम्मेदारी है वो बल्दिया उज़्मा कराची ने उठाई है और इस वक्त शहर भर में जो मैंने आपको बताया कि इस वक्त हर इज़ला में तकरीबन 5 मशीनरियाँ काम कर रही हैं और हर इज़ला में 5 मशीनरी के साथ साथ जो है 10 डंपर मलबा उठाकर
जाम चाकरों गोंद पास लेके जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये 3.5 महीने तक नालों की सफाई की रेलसर रहेगी जब तक मानसून बारिशों की जो पेशन गोई महकमा मौसमियात ने की है। इस हवाले से अफरादी कुव्वत की भी मदद हासिल की गई बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से, और इस तरह शहर भर में जो है बल्दिया उस्मा कराची के 60 से ज़ायद मशीनरी और 75 से ज़ायद डंपर जो है नालों की सफाई में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम देखा जाए तो ये यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उनकी निशानदेही पर छोटे बड़े नाले बाकायदा तौर पर साफ़ होते दिखाई दे रहे हैं और उसकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और मेयर कराची हर हफ्ते बाकायदा तौर पर हर इजला में जो है दौरा करते हैं जहां रुकावट और परेशानी का सामना होता है। उस हवाले से बताया अफजल के बड़े तरीके से मामला को लेके जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब अब हम दुआएं करें बारिश की कि अब्र रहमत बरसे और खुलकर बरसे, क्योंकि अब कराची शहर में नाले नहीं भरेंगे। थैंक यू सो मच अफजल परवेज। छोटी सी ब्रेक लेंगे, आज में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और हमारे पास यहाँ पे एक अपडेट है। कोयटा से मांगी में दहशतगर्द हमला, आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। चेयरमैन CMIT इंक्वायरी कमेटी के सरबराह होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मज़ीद तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन। बताइएगा मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, मांगी में दहशतगर्द हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के नतीजे में जहाँ पर जानी नुकसान हुआ, वहीं पर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आला सतही इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है, जिसके सरबराह वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन होंगे, जबकि इसके अलावा सेक्रेटरी SNJD और एक सीनियर DIG पुलिस को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इस सिलसिले में ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे। इस सिलसिले में कमेटी 15 रोज के अंदर तमाम तर सूरत-ए-हाल का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी और हुकूमत बलूचिस्तान को पेश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा खान तरीन आगाह करने के लिए। अच्छा जी, ज़रा बताते हैं आपको पेट्रोल प्राइस क्या होने चाहिए। ये मुतालबा अब जमात इस्लामी रखने जा रही है। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज, और जुमे का दिन इन्होंने सेलेक्ट किया है। जुमे को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा और मुतालबा ये कि इसको 225 पर लेकर जाया जाए। जी, तो मुनम जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा क्लियरली मुतालबात जान लेते हैं। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या मुतालबात हैं सर आप लोगों के? देखिए जी, हमारा बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है कि पेट्रोलियम की जो प्राइस हैं इनको रिड्यूस होना चाहिए है। इसको 225 रुपये पे लॉक कर देना चाहिए है। और पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जिस तरह इस वक्त भी लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, 78 रुपये 20 पैसे पेट्रोलियम लेवी के नाम पर लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ पेट्रोलियम लेवी बल्कि उसके साथ साथ टैक्सेस हैं, मार्जिन हैं, ये सब मिला लें तो अगर पेट्रोल की कीमत इस पर 297.53 रुपीज़ है तो 118 रुपये टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं लोगों से। और ये तो ईरान और अमेरिका की जंग से पहले जो प्राइस थे उससे भी ज़्यादा लोगों से इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई है। लेकिन देखिए ना, एक तरफ ये सूरत-ए-हाल है कि पेट्रोल की कीमतों में आप लेवी मुस्तकिल बढ़ा रहे हैं, कम करने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी जानिब यही हुक्मरान हैं कि जो अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करने का नाम नहीं लेते। अब मरियम नवाज साहिबा 11 अरब का जहाज़ इस्तेमाल करें और इसी तरह गिलानी साहब 9 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करें, लेकिन एक आम आदमी, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी, उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। आपके ख्याल में क्या प्राइस होने चाहिए फी लीटर पेट्रोल इस वक्त, क्या होना चाहिए आज के दिन में? देखें जी, हमारे ख्याल में 225 रुपये इसको लॉक कर देना चाहिए। ये हर हफ्ते जो रेट बढ़ाए जाते हैं, पहले मैकेनिज़्म ये होता था कि 1 महीने बाद कीमतें मुकर्रर होती थी, फिर 15 दिन किए गए, अब हर हफ्ते जो है वो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। ये तो फ्रॉड है, आवाम के साथ धोखाधड़ी है कि आप इतनी भारी भरकम जो है उनसे जो है लेवी की शक्ल में जो है वो टैक्सेस वसूल करें और उनकी जेबों पर जो है वो बोझ डालें। अच्छा, ये बताइएगा मनम साहब, आपका एहतजाज ठीक है, एहतजाज आपका आईनी हक हासिल है और आवाज़ उठाना भी हक हासिल है, पुरअमन एहतजाज की बात करिए। लेकिन माजी में भी जमात इस्लामी ने बड़े बड़े एहतजाज किए, धरने दिए कि इलेक्ट्रिक का मामला हमने देखा, लेकिन उसके बाद हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मजीद पैसे बढ़ गए, बिजली के फी यूनिट पैसे ही बढ़ गए कि इस एहतजाज के बाद। तो आप लोग इस दफ़ा क्या कर सकेंगे? देखिए जी, बात यह है कि पुरअमन आईनी जमहूरी हक है हमारा एहतजाज करना, चाहे मामला बिजली का हो,
चाहे मामला पेट्रोलियम की कीमतों का हो, और ये अगर हम एहतजाज ना करें तो ये तो कीमतें भी कम नहीं करते। जिस तरह उन्होंने अभी पिछले दिनों 74 रुपये कीमत कम करी, ये कीमत भी कम नहीं करते। इसी तरह बिजली के हवाले से देखें ना, बिजली के हवाले से अगर बात ना की जाए तो लोगों को पता नहीं चलता था। लोग तो समझते थे कि के इलेक्ट्रिक बहुत पारसा इदारा है। के इलेक्ट्रिक तो वो इदारा है कि जिसको निजकारी के बाद भी हुकूमत 125 बिलियन रुपीस जो है सब्सिडी दे रही है। आप मुझे बताइए, एक निजी इदारे को जिसकी आपने प्राइवेटाइजेशन इसलिए की है कि लोगों को बिजली मैसर आए, लोगों को कम कॉस्ट पे बिजली मैसर आए, उसको 125 बिलियन रुपए इस साल भी बजट में हुकूमत ने रखे हैं। तो ये तो जुल्म है आवाम के साथ। इस जुल्म को उजागर करना, इसके हवाले से बात करना, इसके हवाले से प्रोटेस्ट करना, ये हमारा राइट है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। हम साहब, डिसाइड क्या किया आपने, इस एहतजाज को कैसे कैरी ऑन करेंगे? सड़कें ब्लॉक करेंगे या कहीं पूरा हम आपका इकट्ठा होंगे, वज़ीर आला हाउस के बाहर खड़े होंगे, प्रेस क्लब के बाहर करेंगे? क्या शेप? देखिए, हमने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज खोल दी है। ये धरने की शक्ल में भी है और ये प्रोटेस्ट की शक्ल में भी है, एहतजाज की शक्ल में। कि हम एहतजाज करेंगे और इसमें हमने मल्टीपल किस्म की चीज़ें रखी हैं। बाज़ जगह धरने दिए जाएंगे और बाज़ जगह हम जो नौजवान हैं वो मोटरसाइकिलें बंद करके मुख्तलिफ स्पॉट पर एहतजाज का रिकॉर्ड कराएंगे। इजाज़त मिल गई गवर्नमेंट से आपको? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भाई जी हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इस तरह सड़कें नहीं ब्लॉक की जा सकती। किस हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी? वो हुकूमत के जो ऑलरेडी कीमतें बढ़ा रही है उससे इजाज़त लेंगे। हम तो पुरअमन लोग हैं और पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। ये हमारा आईनी हक है, हम इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन है? आप देखें ना, सिर्फ शहर कराची की मैं बात करूँ, शहर कराची में 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं। शहर कराची में ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, 45 लाख मोटरसाइकिलें हैं जिनमें लोग जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं शहर के अंदर। ये तो लोगों के साथ जुल्म है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है मनम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जमात इस्लामी जुमे को मुल्कीर एहतजाज कहते हैं 225 पर फिक्स कर दे, लेकिन मसला ये कि अभी भी हम सुन रहे हैं जी, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि हमले जो हैं उनका सिलसिला जारी है। अब ये आलमी मार्केट में जो ऑयल के प्राइस हैं वो अप एंड डाउन इससे होते रहते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखना होगा। चलें जी, आपको ज़रा जल्दी से बताते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम पैरामेडिक्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से आलमी दिन मना रहे हैं। आपको पता है कि दिल का दौरा हो, कोई कुदरती आफत हो, कोई परेशानी हो, सबसे पहले आपको ये फर्स्ट रिस्पॉन्सर्स होते हैं, फर्स्ट एड देने के लिए मौजूद होते हैं और इंतहाई कलीदी किरदार होता है इनका आपकी जान बचाने के अंदर। तो हमारे साथ आज मौजूद है रेस्क्यू 112 सिंध, रफ़ीउल्लाह पैरामेडिक्स रेस्क्यू 112 सिंध से, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना यासीन साहिबा भी, एमरजेंसी ऑफिसर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला था। तो जानना हमें चाहूँगा कि आपका रिस्पांस टाइम कितना है और आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका और एयरवाइज चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी कि सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का कायम करदा अदारा है, जो मेडिकल एमरजेंसी, फायर एमरजेंसी, अर्बन और सर्च रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू, सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम, जेंडर बेस्ड वायलेंस और ट्रेनिंग कम्युनिटी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की एमरजेंसी सर्विस फराहम करता है। अच्छा, और रही अब तक ये सवाल की बात कि हमारा जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स किस तरह है, देखें हम जैसे ही हमें कॉल रिसीव होती है, हमारी टीम रेडी होती है, हम फ़ौरन से जो है अपना रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि हमारे पास जैसे मेडिकल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि उसमें गोल्डन मिनट्स होते हैं और किसी के अंदर जो है अगर हमने गोल्डन मिनट के अंदर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसकी जान जा सकती है। ज़रा सा हमें गोल्डन मिनट्स बता दें, ये क्या है, कितने मिनट होते हैं? गोल्डन आवर है या गोल्डन मिनट्स हैं? थैंक यू सो मच। गोल्डन मिनट से मुराद ऐसी इमरजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल की, जिस तरह की कार्डिक अरेस्ट हो गया, इसमें एक एक सेकंड हमारा काउंट होता है। और गोल्डन मिनट्स के मिसाल के तौर पर उसमें हम 6 मिनट गोल्डन मिनट्स में काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि 6 मिनट के बाद ब्रेन सेल्स की डेथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारा रेस्क्यू वहाँ रिस्पॉन्ड करता है एज ए पैरामेडिक या एज ए EMT, तो उस टाइम को वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ब्लड सर्कुलेशन वापस बहाल करने की कोशिश करते हैं, उसको CPR करना होता है, तो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करते हैं, उसका टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा रेहाना साहब, आप लोगों को तो मुख्तलिफ नौइयत की कॉल्स आती होंगी, मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ की, कोई पानी में डूब गया, खुदा ना खास्ता कहीं से घर में सांप निकल आया, तो आप लोगों के एक अहलकार को ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपके? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया सर्विस के बारे में, तो हमारे पास डिफरेंट है, जैसे पैरामेडिक है, फायर फाइटर है, डाइवर्स है, तो डिफरेंट है। तो जैसे कोई कॉल आती है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स
कोलैप्स हो गई है, फायर का केस है, तो हमें पता अगर इसमें विक्टिम है तो एम्बुलेंस भी मूव होगी, फायर ब्रिगेड भी मूव होगी और अर्बन सर्च रेस्क्यू की टीम भी मूव होगी। तो डिपेंड करता है कि कॉल आई किस तरह की है। सही सही। अच्छा, ये जो आपकी एम्बुलेंस सर्विस है 1122 की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या आप चार्जेस लेते हैं इसके? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होती। और ये 24/7 अवेलेबल होती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आवाम को किन गलतियों से बचना चाहिए जब कोई खुदा न खासा हादसा पेश आता है, कोई फायर का, फॉर एग्जाम्पल हमने गुल प्लाजा देखा बड़ा सानहा था, किन चीज़ों को फौरी तौर पर अपनाना चाहिए और किन को गुरेज करना चाहिए? अगर मैं कोई भी इमरजेंसी हो, सबसे पहली बात जो है ना, देखें कम्युनिटी का रिस्पांस भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का अहमियत का हामिल होता है। तो कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए कि मुझे पेशेंट को कैसे डील करना है। जैसे कार्डिक अरेस्ट में ना गोल्डन मिनट के अंदर ही अगर आप CPR करेंगे तो किसी विक्टिम की जान बचती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 1122 पे कॉल की तो पैरामेडिक रिस्पॉन्स देंगे, तो पैरामेडिक जो है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और उसको इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हुए हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जहाँ हॉस्पिटल का अमला फर्दर उसको ट्रीटमेंट देगा। तो ये जो है ना हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर हम इसको देखें तो अगर इसको सही से मैनेज करें तो हम अपना जो है ना बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रफ़ी, आपको डेली बेसिस पे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस क्या होते हैं? हमारे पेशे के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है, बिलखुसूस ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिस तरह उनकी बहुत ज़्यादा कोई हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कोई इस तरह है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर बिल्कुल उनकी बॉडी 2 पार्ट्स हो गई है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उन चैलेंजेस के ऊपर काबू पाने की। या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी विक्टिम के पास बहुत सारा क्राउड है या पेशेंट बहुत इरिटेट है, फर्स्ट एड लेने की हम कोशिश करें देने की, बट वो ले नहीं रहा और क्रिएट कर रहे कोई। इसी में मैं ऐड कर देती हूँ कि जैसे कि देखें एमरजेंसी तो डील कर ही रहे हैं, आपको पता है तंग रास्ते हैं, रश है, ट्रैफिक है, तो एम्बुलेंस को पहुँचने में भी दुश्वारी पेश आ रही है और ये मरीज़ तक पहुँच नहीं पा रहे। एक तो ये चीज़ है, फिर उसके बाद जो अहले खाना होते हैं ना वो भी परेशान और जज्बाती होते हैं, तो ये दोनों चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। तो उन्होंने एमरजेंसी केयर भी प्रोवाइड करनी है, उनके पेशेंट को, इनके जो अहले खाना को भी काउंसलिंग करनी है। हॉस्पिटल के अंदर तो टीम अप्रोच होती है। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जो है ना कोई भी इमरजेंसी हो, आपने 1122 का नंबर डायल करना है और इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना है। और जैसे कि आज की थीम जो थी ना पैरामेडिक की, वो थी इनोवेट और मतलब इंटीग्रेट करना है, मतलब आपने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे उस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि हम अपनी इमरजेंसी कॉल को ट्रेस कर सकते हैं और आप एम्बुलेंस की लोकेशन को देख सकते हैं और हॉस्पिटल जाने से पहले हम दूसरे हॉस्पिटल में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम इस तरह का पेशेंट लेके आ रहे हैं, ताकि हमें पता भी चले कि बेड अवेलेबल है नहीं अवेलेबल। ठीक है बेहाना, बिल्कुल। थैंक यू सो मच रफीउल्ला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भाई हमारे अनसंग हीरोज़ हैं और उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं और किसी की जान बचाने में कलीदी किरदार रखते हैं। अच्छा, एक बड़ी स्टोरी जिसकी तरफ चलते हैं वो ये है कि शारजा से कराची आने वाले निजी कार्गो तैयारा ओरमादा के करीब समंदर में गिर गया। अब हादसे का शिकार तैयारा कैप्टन रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद उड़ा रहे थे। तैयारी के अमले में इंजीनियर मोहम्मद हामिद, आरिफ सिद्दीकी, लोड मास्टर तौफीक खान शामिल हैं। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:21 पर रडार से गायब हुआ। K2 एयरवेज का बोइंग 737 कार्गो तैयारे में नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरी रहनुमाई फराम की, लेकिन तेज़ी से फिर वो चंद मिनट बाद नीचे आना शुरू हो गया। तो इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खालिद चिश्ती। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, बड़ी अफसोसनाक खबर है ये, और इस वक्त इसको रेस्क्यू के लिए और इसकी सर्च एंड फाइंडिंग्स के लिए भी इस वक्त टीम्स जो हैं वो सरगर्म हैं, मुतहरिक हैं। क्या अपडेट्स है सर आपके पास वैसे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया सदफ साइम, आपने इनवाइट किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अफसोसनाक बात है और ज़ाहिर जानों का भी और जहाज़ का भी नुकसान हुआ है। इंसिडेंटली जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट थे वो पाक फ़िज़ाइया में सर्व कर चुके थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं उनको जानता था। ये जहाज़ के बारे में जो मैं जान पाया हूँ अभी तक, वो 737-400 बोइंग जहाज़ है। ये आमतौर पर पैसेंजर जब लेके जाता है तो 150 से 160 के करीब इसमें सवारियाँ हो सकती हैं लोड, लेकिन इसको स्पेशली कन्वर्ट किया गया था 2012 में कार्गो के लिए। और ये एक जो कंपनी उड़ा रही थी वो प्राइवेट कंपनी है जो एविएशन की कार्गो का करती थी। शारजा में ये जहाज़ खड़ा था तकरीबन 10 दिन तक। उस दौरान इसका जो सिस्टम जिसकी तरफ नेविगेशनल एरर आप कह रहे हैं उसको कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, IRS। ये इसका एक यूनिट होता है, वो ख़राब था जो अमेरिका से मंगवाया गया और 10 दिन के बाद वो इंस्टॉल हुआ। उसके बाद शारजा सिविल एविएशन ने इसको फिट करा दिया था, जिसका मतलब ये नहीं कह सकते कि जहाज़ में कोई अपरेंटली नॉन टेक ऑफ से पहले कोई खराबी थी। जब इसने टेक ऑफ किया है तो इसको जो दरमियान में जो पायलट ने अनाउंस किया रहे हैं उसमें तकरीबन 150 नॉटिकल माइल जो तकरीबन
समझे 250 किलोमीटर होगा किलोमीटर में, ताकि और बेहतर समझ पाएं। ये कराची की कोस्ट से जब था, इसने पहली दफ़ा रिपोर्ट किया है नेविगेशनल एरर, और वो पॉसिबिलिटी वही है जो IRS यूनिट, जिसका मैंने कहा कि इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम जब इसका बदला गया यूनिट इसका, तो वो पॉसिबिलिटी वही है खराब हुआ कि जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है आमतौर पर रात को हुआ है। फाइटर जहाज़ों में भी डिसओरिएंटेशन हो जाती है रात को, आपको ये सेंस आपकी नहीं करती है आसमान जमीन रात को, क्योंकि रेफरेंसेस नहीं होते, और समंदर पर तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो उसमें ये जो हुआ है डिसओरिएंटेशन पॉसिबली, लेकिन एक चीज़ जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है वो बहुत डिफरेंट है। इस जहाज का जो रेट ऑफ डिसेंट था, दैट मीन्स तकरीबन इतने हाई ऑल्टीट्यूड से 35,000 से ये सिर्फ 3 मिनट में क्रैश कर गया है, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ डिसेंट है। जो कि आखिरी जो रिपोर्टेड इसका रेट ऑफ डिसेंट है वो 15 से 22,000 तकरीबन दरमियान में वेरी किया है इसका रेट ऑफ डिसेंट, जो कि बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि नॉर्मल जो कंट्रोल डिसेंट करते हैं पायलट लैंडिंग के वक्त आते वक्त जब आप एयरलाइन में सफर करते हैं, वो 4-5 हज़ार फुट पर मिनट होता है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉसिबली एक और निकलती है कि शायद कि ऐसा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया या विंग का कोई हिस्सा टूटा है, जिससे जहाज अनकंट्रोल चला गया, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपने खुद ही कहा नेविगेशनल एरर ज़्यादा मालूम हो रहा है इंस्टेड ऑफ टेक्निकल। ज़रा मुझे ये बताइएगा, अब सर्चिंग जो हो रही है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो कितना चैलेंजिंग होता है, उसके मराहिल क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है तैयारा जहाँ से रडार से गायब हुआ, तो वो ये भी देखना होगा कि कहीं समंदर तो नहीं है जहाँ पर वो तैयारा उस तरफ पहुँचा हो, या ज़मीन की तरफ। तो क्या चैलेंजेस होते हैं चिश्ती साहब? जी सदर, ये पॉसिबली समंदर में ही गिरा है, और इसकी जो अभी तक लोकेशन इनटू द सी आ रही है, और उसका रेस्क्यू बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, आप एग्री करेंगी, क्योंकि उसके अंदर डिपेंड करता है कि विजिबल साइंस क्या है जहाज के। इम्पैक्ट अगर डिसइंटीग्रेटेड होता है या टूट जाता है जहाज बाज़ दफ़ा हवा में, तो छोटे छोटे पीस हो जाते हैं और वो जल्दी डूब जाते हैं, और फिर वो उनको ट्रेस करना हवा से जो रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनको मुश्किल होता है। और इसमें क्योंकि सिर्फ 5 का क्रू था और सर्वाइवर कोई नहीं था, तो जमीन से कोई आपको रेस्क्यू को हेल्प नहीं मिलती। आमतौर पर जब पायलट्स कोई भी फाइटर पायलट इजेक्ट करता है कि इजेक्शन सीट से, तो वो ग्राउंड पर सर्वाइव कर जाए, तो फिर सिग्नलिंग करता है वो जमीन से मुख्तलिफ तरीके से, पैराशूट बिछाकर या रेडियो का, उसके पास एक इमरजेंसी रेडियो होता है। इसमें क्योंकि सर्वाइव कोई नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और रात को हुआ है। जब तक ये रेस्क्यू अगले दिन, ज़ाहिर है दिन को हो सकता था जो आज हो रहा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा, जितना डिले किया जाए उसका रेस्क्यू उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।